प्यारे बच्चों, ये हम लोगों का बड़ा सौभाग्य है कि हमारे देश के चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी जी हम लोगों के बीच उपस्थित हैं। मैं चाहता हूं कि एक बार इनको आप खड़े होकर के सलूट करके जय हिंद बोलेंगे। जय हिंद, जय हिंद। थैंक यू। प्यारे बच्चों, एडमिरल सर अपना अमूल्य समय निकालकर आप लोगों से मिलने के लिए, अपने जीवन के अनुभव और अपने ज्ञान को आपके साथ शेयर करने के लिए समय निकाला है। उसके लिए हम सभी लोग एडमिरल डी.के. त्रिपाठी साहब के आभारी हैं। इनके साथ हमारे रेयर एडमिरल सर बीच में उपस्थित है। इनके लिए भी आप एक बार जोरदार ताली बजा करके आप सर का सम्मान करेंगे। इंडियन नेवी की भारत की सुरक्षा के लिए क्या महत्व है, देश के प्रॉस्पेरिटी में उनका क्या कंट्रीब्यूशन है, और आप सोच सकते हैं नेवी का क्या इम्पोर्टेंस हमारे कंट्री के लिए है। उस सब कुछ आज आपको जानने को मिलेगा। 11,079 किलोमीटर इस कंट्री का जो कोस्टल एरिया है उसको किस प्रकार से प्रोटेक्ट इंडियन नेवी करती है। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 100 किलोमीटर की रेडियस में, समुद्र से 100 किलोमीटर के रेडियस में वर्ल्ड की 80% पॉपुलेशन बसती है, और वर्ल्ड का 80% अप्रोक्सीमेट ट्रेड सी रूट से होता है। और दुनिया के लोगों की ये समझ है कि जिसके पास मैक्सिमम कोस्टल एरिया है वह कंट्री प्रॉस्पर कंट्री होगा और एक इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग कंट्री होगा। एडमिरल सर को हमने लास्ट ईयर भी रिक्वेस्ट किया था, लेकिन किन्हीं कारणों बस वो लास्ट ईयर नहीं आ पाए। लेकिन इस वर्ष इन्होंने इतनी दया कृपा करी है कि इनके कई बार शेड्यूल चेंज हुए। अल्टीमेटली आप हमारे बीच में इतनी मुश्किल से आए हैं, इसके लिए मैं चाहता हूँ एक बार फिर आप लोग खड़े होकर के इनका सम्मान करेंगे। बार बार उठने बैठने में तकलीफ तो नहीं हो रही है? सारे टीचर, सारे विद्यार्थी और खड़ा होकर के जोरदार ताली बजाएंगे। और मैं अपने सभी हमारे फोर्स के ऑफिसर्स, जितने भी हमारे फोर्स के ऑफिसर हैं, आरएफ, एनडीआरएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, बीएसएफ, इंडियन कोस्ट गार्ड, सभी लोग यहाँ पर आएंगे और सभी लोग मिल करके ऑनरेबल एडमिरल सर का सब लोग सम्मान करेंगे। चेक। ओके, सभी को सुनाई पड़ रहा है? पीछे जो बैठे हैं सबसे लास्ट में हाथ खड़ा कर दें प्लीज, अगर सुनाई पड़ रहा है तो। ओके, धन्यवाद। मंच पर बैठे सभी गणमान्य व्यक्तिगण, शिक्षकगण, दूर दूर से आए, देश विदेश से आए हुए विद्यार्थी, प्यारे बच्चों, देवियों और सज्जनों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मेरी
पिछले कई सालों से ये इच्छा रही है कि मैं यहाँ पर आऊँ, बट किसी कारणवश नहीं आ पाया। तो जैसा कहते हैं ना, जब जो लिखा होता है तभी होता है। तो आई थिंक 2026 में ही लिखा था आपके समक्ष आना, तो आज मैं आपके सामने खड़ा हुआ हूँ। मैं स्वामी दीनबंधु जी का और जितने भी आयोजक हैं इस राष्ट्र कथा शिविर के, उनका सबका आशीर्वाद धन्यवाद करना चाहूँगा और उनको कॉन्ग्रेचुलेट भी करना चाहूँगा कि 25 सालों से आप लोगों ने जो अभियान चलाया है और वो आज इस रूप में यहाँ तक, जहाँ तक मेरी नज़र जा रही है वहाँ तक बच्चे ही दिख रहे हैं। तो इसके लिए मैं आपको बहुत ही धन्यवाद करना चाहूँगा और आपको आभार करना चाहूँगा। आज सौराष्ट्र की धड़कन प्रांजला की ऐतिहासिक भूमि में आकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। लेकिन ये लंच के बाद का जो समय होता है, ये जो बोलने वाला होता है और जो सुनने वाले होते हैं, उनको दोने के लिए थोड़ा कठिन समय होता है। आप लोगों ने भी भोजन प्राप्त किया होगा, मैंने भी अभी भोजन प्राप्त किया है। तो ये साधारण बात है कि भोजन खाने के बाद थोड़ी सुस्तता सी आ जाती है। मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा कि मुझ में सुस्त ना आए। आप अपनी तरफ से कोशिश करिए कि आपको नींद ना आए, और जिससे कि आप मैं जो बोलूं उसको आप सुने। और जैसा कि स्वामी जी ने बोला है कि दूसरे भाग में जो मैं बोलूँगा उसमें कुछ मेरे लाइफ लेसन्स रहेंगे, शायद वो आपके काम आए, जैसे आगे आगे आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे। यह शिविर जो मैंने बोला 25 साल से चल रहा है, यह दर्शाता है कि शिक्षा जो है वो सिर्फ क्लासरूम तक सीमित नहीं रहती है, क्योंकि कुछ वैल्यूज़ हैं, कुछ कैरेक्टर्स हैं, कुछ सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो ऐसे ही शिविरों में सीखे जाते हैं, पनपे जाते हैं और उनको अपने पर्सनालिटी में उतारा जाता है। क्योंकि क्लासरूम में हमने सबने देखा है कि हम लोग जो कि हमारी कोर्स की किताबें हैं उनमें ही एक तरह से व्यस्त रहते हैं। नंबर पाना है, अच्छी पोजीशन लानी है, कोई एग्ज़ाम देना है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना है। लेकिन जब आप इस तरह के शिविर में आते हैं तो आपको पता चलता है कि दुनिया उससे कहीं और ज़्यादा बड़ी है, ज़िंदगी उससे ज़्यादा बड़ी है। और आप लोग एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे के अनुभव से एक तरह से अपने आप को रिच बनाते हैं। और ये आपको अभी पता नहीं चलेगा, ये आपको पता चलेगा जब आप वापस यहाँ से जाएंगे 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, 1 महीने बाद, जब अपने इस एक्सपीरियंस को आप रिकाउंट करेंगे। और मेरा आपसे अनुरोध है कि अपने जो एक्सपीरियंस हैं डे टू डे आप अपनी डायरी में ज़रूर लिखें कि आपने क्या सीखा आज आपने किससे बात की, वहाँ से क्या पता चला। और आपको ये जानकर बहुत आश्चर्यता होगी कि बिना कुछ किसी के बोले हुए भी आपने केवल एक दूसरे से बात करके, एक दूसरे के साथ बैठ के, इसी तरह बैठ के, कुछ बहुत सारे लोग मेरे पहले आए होंगे यहाँ पर बात करके गए हैं, कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। और उसमें आप ज़रूर अपनी नोटबुक में लिखिएगा, आपको बहुत काम आएगा वो। हमारे पूर्वजों ने गुरुकुल में गुरु शिष्य नॉलेज का आदान प्रदान करते थे, वो आप सबको पता होगा, शायद नहीं पता होगा तो गूगल कर सकते हैं, वो पता चल जाएगा। लेकिन यह शिविर सामूहिक शिक्षा, संवाद और संस्कार
का एक तरह से संगम लेकर आपको आपके हाथ में जो इसका पूरा निचोड़ है वो आपको देने के लिए 25 साल से लगातार काम कर रही है। तो इसके लिए एक बार फिर से मैं स्वामी दीनबंधु जी के लिए आप सबकी तरफ से एक तालियों से उनका अभिनंदन करें। और ये आप मानेंगे जब आप जाएंगे वापस कि आपका जो ऑल राउंड एक्सपोजर है, ऑल राउंड डेवलपमेंट है, वो भी इस शिविर के द्वारा हुआ है। और मेरा ऐसा मानना है कि कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि शायद यहाँ पर एक बार से ज़्यादा आते हैं और वो जानते होंगे कि वहाँ क्यों आते हैं, फिर बार बार क्यों आते हैं। हमारे बहुत ही आदरणीय पूर्व राष्ट्रपति जी श्री अब्दुल कलाम जी ने कहा था, और आई थिंक उन्होंने इसी शिविर में कहा था जब आए थे, अंग्रेजी में कहा था, अ वाइब्रेंट एंड स्ट्रॉन्ग इंडिया वुड एमर्ज फ्रॉम सच शिविर्स। इसी शिविर के बारे में उन्होंने बोला था कुछ साल पहले, और मैं इससे पूरी तरह से एग्री हूं, क्योंकि आज की दुनिया में इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं हमारी लाइफ में, इतनी सारी रिक्वायरमेंट्स हैं, समय का अभाव है, हर जगह देखिए समय का अभाव है, सभी लोग किसी न किसी दौड़ में लगे हुए हैं। तो इस तरह के शिविर में जब आप लोग आते हैं तो आपको समय मिलता है अपने आप से बात करने का, दूसरों से बात करने का। और ये बात मान के चलिए कि जब आप किसी से बात करते हैं, अपना खुद का मूल्यांकन करते हैं, तो उसमें जो बढ़ोतरी होती है वो आपकी पर्सनालिटी में होती है। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। अगले अब 2-3 दिन ही बचे हैं, लेकिन पिछले जो 7-6 दिन में हुआ है उसका विवरण भी आप कहीं न कहीं लिखें कि आपने क्या सीखा है, किससे क्या सीखा, किसने क्या बोला है। पिछले 23 सालों में इस शिविर में करीब 2.25 लाख बच्चों ने आके पार्टिसिपेट किया है। और जैसे जैसे हमारा भारत एक विकसित भारत 2047 की तरफ जा रहा है, ये सभी बच्चे जो 23 साल से आ रहे हैं और आप भी उसमें शामिल हैं, ये कहीं ना कहीं इस उभरते हुए भारत की बहुत ही इम्पोर्टेंट कड़ी बनने वाले हैं, और आप भी उनमें से एक हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था एक सदी पहले, मेरे ख्याल से उससे पहले भी, कि मुझे 100 समर्पित युवा दे दो, मैं देश का भविष्य बदल दूंगा। तो यहाँ इस शिविर में तो लगभग 14-15 हज़ार, मेरे ख्याल से 20 हज़ार तक भी बच्चे रहे हैं किसी न किसी दिन। और आपकी ऊर्जा, आपका उत्साह जो है मैं देख रहा हूँ, और जो मुझे बताया गया है उससे यह स्पष्ट है कि जैसा स्वामी विवेकानंद जी ने कल्पना की थी, आप सभी मिलकर भारत का भविष्य जरूर बदलेंगे। ये आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं आपको प्रेशर नहीं डाल रहा हूँ। स्वामी जी ने यह भी बताया आपको कि मैं मैरीटाइम डोमेन, नौसेना के बारे में कुछ विचार विमर्श करूंगा। बोलना तो बहुत कुछ है, बट अगर बोलना शुरू करूंगा तो शाम हो जाएगी, इसलिए कुछ ही स्पेसिफिक इश्यूज मैं आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। जिस तरह से आज आप सब देश के अलग अलग प्रांतों से आए हैं, यहाँ पर बैठे हैं, आपकी जर्नी रही है और आपका डेस्टिनेशन यहाँ है प्रांसला। कुछ बस से चलकर आए होंगे, कुछ रेल से चलकर आए होंगे, कुछ लोग शायद हवाई जहाज से भी आए हों। उसी तरह भारत भी एक अपनी जर्नी पे चल रहा है, और उस जर्नी का लक्ष्य आप सबको पता है। हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने बहुत ही अनएम्बिगुअस, बहुत ही अच्छी तरह से बताया है, विकसित भारत 2047। और ये मैं जब बात करता हूँ आप जैसे लोगों से, बच्चों से, या डिफरेंट सोसाइटी के जो लोग हैं उनसे बात करता हूँ, तो ये केवल एक स्लोगन नहीं रह गया अब आज, इसकी एक्सेप्टेंस है। हमारे जो देशवासी हैं वो मानने लगे हैं कि 2047 तक हम विकसित भारत बन सकते हैं, और हम बन के दिखाएंगे।
विकसित भारत क्या है विकसित भारत? देखिए, देश में पूरे विश्व में करीब 200 से ज़्यादा देश हैं, और अभी तक हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो पेरेंट्स हैं, वो सोचते थे कि हमारा बच्चा अमेरिका में जाके पढ़े, इंग्लैंड में जाके पढ़े, वहाँ जाके पढ़े। लेकिन 2047 में जब ये 200 देश के नागरिक ये सोचना शुरू कर देंगे कि हमारा बच्चा भारतवर्ष में जाके पढ़े, हम लोग जाके भारतवर्ष में जाके रहें, हमारे जो नियम है, कानून है, हमारी जो व्यवस्था है इतनी अच्छी हो जाए कि वो एक मैग्नेटिज्म की तरह लोगों को पुल करे विदेशों से, तब हम विकसित भारत बनेंगे। और 22 साल बचे हैं विकसित भारत बनने को, उसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी है, सबको पता है। इस जो जर्नी हमारी 2047 की जो जर्नी है, मेरा मानना ये है कि आप जैसे युवतियाँ जो हैं बैठी हुई हैं, इस जर्नी के एक मायने में आप नायक भी रहेंगे, आप नायिकाएं भी रहेंगे, आप प्रोड्यूसर्स भी रहेंगे, आप डायरेक्टर्स भी रहेंगे, और कहीं ना कहीं आप दर्शक भी रहेंगे। तो ये आप अनुभव करेंगे अगले 22 साल में। और कितनी खुशी की बात है आप सबके लिए कि जब भारत 2047 में एक विकसित राष्ट्र के रूप में उभर कर आएगा, तो उस समय आप अपनी प्राइम ऑफ यूथ में रहेंगे, और अगले कई सालों तक आप अपना जो अनुभव है उसको बता सकते हैं कि किस तरह से 2025 में और 2047 में 22 साल के बीच में आपने अपनी कैसी लाइफ की किस तरह से आपने अपना सहयोग दिया जो हमारा राष्ट्र मिशन है विकसित भारत बाय 2047। देखिए, जहाँ पर हम खड़े हैं, ये यहाँ पर समुद्र यहाँ से कोई आसपास नहीं है, कुछ दूरी पे है, बट जो राजकोट और प्रांसला का जो पास्ट है और प्रेजेंट है, वो मैरीटाइम वर्ड से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है। एक समय पोरबंदर, वेरावल और मंगरोल जैसी कोस्टल जो प्रिंसली स्टेट्स थे, और उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो राजकोट से ही किया जाता था। तो राजकोट भारत का एक अहम, आपको पता है, ऑटोमेटिव और डीजल इंजन का क्लस्टर है। तो यहाँ बने जो इंजन्स हैं वो मुंद्रा बंदरगाह से अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका में जाते हैं। तो इस तरह से राजकोट और प्रांसला का भी मैरीटाइम कनेक्ट है, ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था। लेकिन ओवरऑल अगर हम इस प्रदेश की बात करें, गुजरात की बात करें, तो गुजरात की जो कोस्ट लाइन है, जो दीनबंधु जी ने कही थी कि 11,098 किलोमीटर हमारी कोस्ट लाइन है, उसमें सबसे लंबी जो कोस्ट लाइन है गुजरात स्टेट की है। ये क्विज का क्वेश्चन है, मैं आपसे बाद में पूछूंगा कि कितनी हमारी कोस्ट लाइन है। याद रखिए कितनी है, 11,098 किलोमीटर्स। गुजरात के जो पोर्ट्स हैं, बंदरगाह हैं जो, वो भारत का लगभग 40% कार्गो हैंडल करते हैं, जो समुद्र के रास्तों से आता है या जाता है, 40%। ये आंकड़े गुजरात तक ही सीमित नहीं है। आज भारत का लगभग 95% जो हमारा आयात निर्यात है, जिसको हम ट्रेड बोलते हैं, वाई वॉल्यूम 95%, 95% वो समुद्र के रास्ते से आता और जाता है। तो ये आपको पता चल गया होगा कि समुद्र, ओशंस, सीज हमारे देश की जीडीपी बढ़ाने में, हमारे देश की अर्थव्यवस्था में और हमारे देश के नागरिकों के दिन प्रतिदिन के अपवर्ड रिवीजन में कितनी अहम भूमिका निभाएंगे और निभा रहे हैं। क्योंकि 95% ऑफ ट्रेड जो है आज भी वो समुद्र के रास्ते से जाएगा, और ये शायद आगे वाले सालों में बढ़ेगा ही, कम नहीं होगा। सो इसलिए ओशंस सिर्फ ये मैप में नहीं, आप मैप में देखते होंगे इंडियन ओशन, ये केवल मैप वाली चीज़ नहीं है,
ये हमारी इकॉनमी और हमारी डे टू डे लाइफ पर भी बहुत बड़ी हिस्सा है। तो ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी, मेरे ख्याल से गलत नहीं होगा कि भारत की जो जर्नी रहेगी 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने की, ये दिस विल बी ड्रिवन बाय एट एंड फ्रॉम द सीज फॉर द रीजंस विच आई मेंशन्ड। क्योंकि हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो 95% जो ट्रेड है वो समुद्र के रास्ते से ही आना है जाना है, क्योंकि हमारी ज्योग्राफी ऐसी है कि नॉर्थ में कुछ हो नहीं सकता है, हिमालयाज हैं, वेस्ट में है, पता है आपको हमारा पाकिस्तान, और ईस्ट में भी सिचुएशन कोई अच्छी नहीं है। तो ये आगे जो है वो केवल 3 तरह से समुद्र है, वहीं से ही जो कुछ हमारी जो ट्रेड है, कनेक्शंस हैं, कनेक्टिविटी है, स्ट्रेटजिक इन्फ्लुएंस है, वो सब समुद्र के रास्ते से ही होना है। इसीलिए समुद्र हमारे लिए कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो सवाल उठता है कि अगर ओशंस और सीज हमारे लिए इतने इम्पॉर्टेंट हैं तो इनकी सुरक्षा कौन करता है? कोई बता सकता है कौन करता है? भारतीय नौसेना। भारतीय नौसेना को ही इंडियन गवर्नमेंट ने ओवरऑल मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए जिम्मेदारी दी है। लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं है कि भारतीय नौसेना अकेले ही ये काम करती है। भारत की बहुत सारी एजेंसीज हैं, मिनिस्ट्रीज हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, स्ट्रक्चर्स हैं जो हमारे साथ मिलकर ये इंश्योर करते हैं कि हमारी जो सामुद्रिक हितों की रक्षा है वो हरदम हम ठीक तरह से करें, जिससे आप लोग आम नागरिक, आपकी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उस पर कोई असर ना पड़े। सो इंडियन नेवी हर दिन हमारी जो मैरीटाइम डोमेन है इंडियन ओशन रीजन में, ये सुरक्षित करती है, और ये भी पूरा करती है कि हमें पता चलना चाहिए कि किस जगह कौन कर रहा है, क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है। तो ये आप मान के चलिए कि बहुत सारे लोग, आपके देशवासी नौसेना में वाइट यूनिफॉर्म में, और बाकी जो हमारे साथी हैं दूसरी मिनिस्ट्रीज़ के, वो लोग भी ये काम कर रहे हैं। लेकिन केवल सुरक्षा केवल जानने से नहीं होती है, उसके लिए प्रेजेंस भी जरूरी है। क्योंकि अगर आप किसी जगह प्रेजेंट नहीं है तो वहाँ पर आपका जो महत्व है उतना अच्छा नहीं होगा जितना होना चाहिए। इसलिए इंडियन नेवी जो आपकी नौसेना है वो गल्फ ऑफ एडन से लेके गल्फ ऑफ ओमान हो, चाहे सदर्न इंडियन ओशन रीजन में हो, चाहे वो ईस्ट में हो, हर जगह कोई ना कोई हमारा जहाज, हमारा हवाई जहाज हरदम तैयार रहता है और इंश्योर करता है कि हमारी मैरीटाइम सिक्योरिटी में कोई खलल ना आए। इस समय मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं कि आगे चलकर ये कौन है जो हमारी जो स्टीयरिंग व्हील है वो कौन संभालेगा। इसका उत्तर है भारत का जो यूथ है, आप हैं। आपके ऊपर ये दायित्व आएगा कि आगे आप भी इसमें इस मुहिम में शामिल हों और इंश्योर करें कि जो हमारी नेसेसिटीज़ हैं हमारे देश की, चाहे समुद्र के द्वारा हो, उसको कोई भी हमारी जो एडवर्सरी है, हमारे जो दुश्मन है, किसी तरह से उसमें कमी ना कर सकें। जैसे विकसित भारत की जर्नी में मैरीटाइम डोमेन की अहम भूमिका है, वैसे ही इस विकसित भारत की दिशा तय करने में देश में जो युवक हैं, युवतियां हैं, आप हैं, उनकी अहम भूमिका रहने वाली है। उसमें मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि किस तरह से आप सब कुछ ही रहेंगे। अगर हमको इसको एक फिल्म बनाएं या एक हमारी जो कोशिश है उसको अगर 22 साल का सफ़र लें तो उसमें आप सब कुछ हैं। प्रोड्यूसर्स भी हैं, डायरेक्टर्स भी हैं, एक्टर भी हैं, एक्ट्रेसेस भी हैं और दर्शक भी हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही अहम वाकया किया था, कहा था कि भारत एक युवा देश है। इतने बड़े प्रतिशत युवा शक्ति वाला देश
न केवल अपना भाग बल्कि पूरे विश्व का भाग बदलने की क्षमता रखता है। बहुत बड़ी बात है और ये सब आपको देखकर, जितने भी हमारे युवक हैं उनको देखकर उन्होंने ये बोला है, और वो हर बार ये बोलते हैं जहां पर भी उनको मौका मिलता है। आपने सुना भी होगा शायद। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा कही गई यह बात केवल प्रेरणा नहीं है, बल्कि आप सभी के लिए एक कॉलिंग है, एक चैलेंज है कि अगर ये हमारी एपेक्स लीडरशिप का ये अगर विजन है तो हम इसको करके दिखाएंगे। इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, इसके लिए आपको ओनरशिप लेनी पड़ेगी कि मैं भी ये जो हमारा राष्ट्र का मिशन है अगले 22 साल के लिए, इसमें भी मैं भागीदारी रहूंगा या रहूंगी। इसको स्वेच्छा से करना पड़ेगा, इसको किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो जब मैं अपनी लाइफ जर्नी जो है पिछले कई सालों की, बहुत साल हो गए, बताने में भी लगता है कि बहुत साल रियली हो गए, करीब 40-42 साल तो यूनिफॉर्म में हो गए हैं। उसके पहले अगर ट्रेनिंग का समय जोड़ लिया जाए, सैनिक स्कूल का समय जोड़ लिया जाए, जो भी यूनिफॉर्म में होती थी वो भी पूरी, तो पिछले 52 सालों से 52 ईयर से मैं यूनिफॉर्म में हूँ। लास्ट 52 ईयर्स इन यूनिफॉर्म। और मैंने अगर पीछे मुड़ के मैं देखूं तो मुझे ये नज़र आता है कि मेरे जीवन की जो दिशा रही है वो कोई बड़े फैसले या चमत्कारों के द्वारा नहीं हुई है। ऐसा कुछ नहीं आया कि सडनली कोई एक चमत्कार हो गया और लाइफ चेंज हो गई और मैं आपके सामने आज चीफ ऑफ नेवल स्टाफ बन के खड़ा हुआ हूं। मैंने ये देखा कि हमारी छोटी छोटी आदतें जो हैं हर दिन की और लगातार सीखी गई बातों, उनसे मेरी लाइफस्टाइल यहाँ तक पहुँची है, लाइफ पहुँची है। तो अगर आपके मन में ऐसी कोई शंका है कि कुछ ना कुछ हो जाएगा, भगवान कुछ कर देंगे, भगवान करेंगे, लेकिन करना आपको है। तो अगर आप हार्ड वर्क नहीं करेंगे, अगर आप अपने आप की खुद की जिम्मेदारी नहीं लेंगे, तो कोई ऐसा चमत्कार मुझे लगता नहीं है कि ऐसा होता है कि आपकी लाइफ ओवरनाइट चेंज हो जाए। तो इस जर्नी में मुझे जो कुछ लेसन्स मिले हैं, चाहे वो स्कूल्स में हो, चाहे वो क्लासरूम्स में हो, चाहे वो मेरे एनडीए डेज में हो, चाहे बाकी पिछले 4 दशक जब मैं वाइट यूनिफॉर्म में रहा हूँ, वो मिले हो, मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। इसके साथ मैं आपको एक कैवेट भी देना चाहता हूँ। ये स्वेच्छा है आपकी, मेरा कर्तव्य है कि आपको बताना, आपकी इच्छा है उसको आप सुने, उसको आप अपनी लाइफ में चाहें तो उतारने की कोशिश करें। अगर आपको लगता है कि ये आपकी लाइफ में आपको हेल्प नहीं करेगा तो वो भी आपकी स्वेच्छा है, आप उसको नियरेस्ट डस्टबिन में भी भेज सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने जो लाइफ में सीखा है वो है आत्म अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन। बच्चों, मेरा यह मानना है ऑल थिंग्स बीइंग इक्वल, सब कुछ बराबर है, जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं सभी लोगों ने उतनी मेहनत की है, जितने ने एक ने की है दूसरे ने उतनी मेहनत की है, उसको भी उतने ही साधन मिले हैं जितने दूसरे को मिले हैं। लेकिन मेरा यह मानना है और अनुभव है कि बिना सेल्फ डिसिप्लिन के, बिना आत्म अनुशासन के आप उतनी ज़्यादा दूरी, उतनी सक्सेस नहीं मिलेगी आपको जितनी उसको मिलेगी जिसके ऊपर सेल्फ डिसिप्लिन है, सेल्फ कंट्रोल है। तो वो अहमियत है सेल्फ डिसिप्लिन की। आप मेहनत करिए, बिल्कुल करिए, आपको शायद सक्सेस भी मिलेगी, लेकिन अगर आपके ऊपर सेल्फ कंट्रोल नहीं है, सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है, तो ये आप मान के चलिए कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी रह जाएगी। और सेल्फ डिसिप्लिन के लिए बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। आपको सेल्फ कंट्रोल करना पड़ता है, आपको कई बार अपने मन को कंट्रोल करना पड़ेगा, आपको सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी, चाहे वो पर्सनल सेक्रीफाइस हो, चाहे वो कई बार आपके दोस्त लोग आपको बोलेंगे कि चलो पिक्चर देखने चलते हैं, और आपका होमवर्क बाकी है, उस समय आपको मन को रोकना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, वो प्लेजर आपको बोलना पड़ेगा कि नहीं मेरे पास आज काम है, मैं आज पिक्चर देखने नहीं आ सकता हूँ। बहुत मैं सिंपल एग्जांपल दिया हूँ और बहुत सारे मौके
और आएंगे जब आप स्कूल से बाहर निकल जाएंगे, कॉलेज से बाहर निकल जाएंगे, जब आप किसी वोकेशन में चले जाएंगे, किसी नौकरी करने लगेंगे, वहाँ पर भी आपके सामने रोज़ कुछ ना कुछ ऐसे मौके आएंगे जहाँ पर आपको ना करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा, सेल्फ डिसिप्लिन का उपयोग करना पड़ेगा। क्योंकि टैलेंट तो कई लोगों के पास होती है, जो टैलेंट है वो बहुत लोगों के पास होती है और ये हर फील्ड में देखा गया है। बट टैलेंट अलोन कैन नॉट टेक यू टू प्लेस। टैलेंट आपको कुछ दूर तक ले जा सकता है, लेकिन सक्सेस टैलेंट तभी बदलता है जब सेल्फ डिसिप्लिन उसे ड्राइव कर रहा होता है। और ये इसीलिए मैंने इसको सबसे ज़्यादा अहमियत दी है अपनी लाइफ लेसन्स में कि सेल्फ डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में। आपने विराट कोहली जी का नाम सुना होगा, उनकी लाइफस्टाइल आपने पढ़ी होगी, उन्होंने बताया भी है कई जगह कि किस तरह से उन्होंने 2008-9 के बाद उनको खुद अनुभव हुआ कि उनमें क्या कमी है, और उनको अगर सचिन तेंदुलकर जैसा वर्ल्ड क्लास बैट्समैन बनना है तो किस तरह से उनको अपने लाइफस्टाइल में चेंज करना पड़ेगा, किस तरह से अपनी सेल्फ डिसिप्लिन लानी पड़ेगी। और आज देखिए आज विराट कोहली कहाँ पहुँच चुके हैं, केवल इस सेल्फ डिसिप्लिन और उसके साथ जो ऑब्वियसली हार्ड वर्क है। सो उनकी जो परफॉर्मेंस है वो कोई लक नहीं था और लक नहीं है, वो एक कंसिस्टेंसी का उदाहरण है और उसकी नींव जो बनी है वो सेल्फ डिसिप्लिन से बनी है। दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। डॉक्टर अब्दुल कलाम रोज 4 बजे उठते थे, वो उनकी दिनचर्या थी, मन पे कंट्रोल था। हमारे ऊपर भी कई बार ऐसा लगता है कि हम सुबह उठ भी जाते हैं लेकिन फिर बिस्तर से निकलने का मूड नहीं होता है, तो उस समय फिर अपने आपको पुश करना है कि आई मस्ट गेट अप बिकॉज आई हैव वर्क टू डू। स्वामी विवेकानंद की कठोर साधना ने ही उन्हें वो शक्ति दी जिससे वो शिकागो में जाकर उन्होंने भारत को, इन दुनिया को भारत का तरीका सिखाया। ये सेल्फ डिसिप्लिन का जो इफेक्ट होता है ये जैसे मैंने बोला, क्लासरूम, स्पोर्ट्स फील्ड और इस तरह शिविर जहाँ पे आप बैठे हैं, आगे चलकर यही सेल्फ डिसिप्लिन आपके सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। इसको आप और इसमें चिंतन करिए और लोगों से बात कीजिए, किताबें पढ़िए और आपका जो क्लैरिटी ऑफ माइंड है मेरे ख्याल से वो बहुत ज़रूरी है कि व्हाट इज सेल्फ डिसिप्लिन, व्हाट डू आई नीड टू डू, मुझे करना क्या है जिससे मेरे मन में मैं अपने आप को जब चाहूँ तो कंट्रोल कर सकूँ। अपने आप मन को कंट्रोल करना ही एक तरह से सेल्फ डिसिप्लिन है। बाकी मैं इसके बारे में 1 घंटे और बोल सकता हूँ, लेकिन दूसरी बात भी बोलनी है। दूसरा लेसन जो मैंने सीखा है वो है फोकस। एक ऑथर हैं, अंग्रेजी में उन्होंने किताब लिखी थी 2022 में, उसका शीर्षक था स्टोलन फोकस। उस बुक में उन्होंने स्टैटिस्टिक्स के द्वारा यह हमें बताया है कि जो आज की जो युवा पीढ़ी है, शायद आप लोग में से ना हो, आप पर्सनल मत लीजिएगा, आज की जो युवा पीढ़ी है उसकी जो फोकस है वो केवल 65 सेकंड रहती है, बस 65 सेकंड्स। इसका मतलब यह है कि आपका जो ध्यान है, फोकस है, वो चुराया जा रहा है। ये कई सालों पहले ज़्यादा थी इससे, अब मैं ये नहीं बताऊंगा कितनी थी, बट उन्होंने ये प्रूव किया कि 65 सेकंड्स के बाद आज की जो यूथ है वो फोकस लूज कर देती है। लेकिन आपको भी पता है शायद कि रियल सक्सेस, रियल अचीवमेंट तो फोकस के द्वारा ही मिलती हैं। आपने ग्रैंड चेस मास्टर गुकेश का नाम सुना होगा, सुना है? 18 साल की उम्र में वर्ल्ड चेस चैंपियन बने, इतिहास के सबसे यंगेस्ट वर्ल्ड चेस चैंपियन। कैसे बने? फोकस के द्वारा, सेल्फ डिसिप्लिन के द्वारा। प्रज्ञानंदा का नाम सुना होगा आपने, 19 साल की उम्र में वो दुनिया के टॉप 5 में पहुंचे। फोकस। सो टैलेंट इनका फाउंडेशन था, बट जो इनकी इमारत बनी वो फोकस के द्वारा बनी।
इसलिए फोकस, जैसे हमने महाभारत भी पढ़ी होगी, आप सभी ने पढ़ी होगी, भीष्म पितामह यहाँ बैठे हुए हैं, तो आपके सामने अब क्या बोलूँ मैं, बट महाभारत में भी ये अर्जित किया है कि जब अर्जुन को बोला गया कि आपको क्या दिख रहा है, तो उन्होंने बोला क्या, केवल चिड़िया की आंख दिख रही है और कुछ नहीं दिख रहा है, बाकी सबको और कुछ दिख रहा था, लेकिन अर्जुन को केवल चिड़िया की आंख दिख रही थी। वो फोकस है, दैट इज योर एम, दैट इज योर डिजायर एंड स्टेट। वो आपकी नजरों के बाहर कभी नहीं आना चाहिए। फोकस हटा, जैसे वो कहते हैं ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, फोकस हटा गॉन। एक एग्जाम्पल और भी है हमारे, जैसे नौसेना के जो पायलट्स होते हैं जो एयरक्राफ्ट कैरियर में लैंड करते हैं, वहाँ पर जो उनका जो प्ले एरिया होता है, जब वो एयरक्राफ्ट को चलती हुई एयरक्राफ्ट में कैरियर में अपना हवाई जहाज़ लैंड करते हैं, तो वो 1 मीटर ऊपर 1 मीटर नीचे होता है। अगर 1 मीटर ऊपर गए तो वो जो उनकी जो रोप है जिससे वो लैंड करते हैं उसको मिस कर जाएंगे और लैंड नहीं कर पाएंगे, और 1 मीटर नीचे गए तो शायद उनका क्रैश भी हो सकता है। उनकी जो एकाग्रता और फोकस है उस वक्त, वो अगर इधर भी हिली डुली तो इट इज द कॉज फॉर डिजास्टर। सो दैट इज इन नेवी ऑल्सो वी डू दिस एक्सरसाइज ऑफ फोकस। इवन साइंटिफिकली हमें बताया गया है कि जो हमारा ब्रेन है वो मल्टीटास्क नहीं कर सकता है, बना नहीं गया है मल्टीटास्क करने के लिए। सो जब आप पढ़ाई करते हैं, उसके साथ साथ में अगर आपका मोबाइल फ़ोन बगल में रखा है, उसको आप चेक करेंगे तो मान लीजिए आपका ब्रेन मल्टीटास्क कर रहा है और वो दूसरे टास्क की तरफ स्विच हो गया है। और एनी स्विचिंग, जो आप फिजिक्स में अगर आपने पढ़ा होगा, तो एनी स्विचिंग उसमें एनर्जी खत्म होती है, फ्री में स्विचिंग नहीं हो सकती है। तो आपने अगर मल्टीटास्किंग की इस तरह, तो श्योरली आपकी एनर्जी जो है वो जहाँ जानी चाहिए वहाँ नहीं जा रही है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया की एक प्रोफेसर हैं ग्लोरिया मार्क, उनकी रिसर्च बताती है कि एक बार आपने किसी चीज़ से फोकस हटाया तो वहाँ से फिर से फोकस लगाने में आपको 23 मिनट लगते हैं, 23 मिनट्स। क्या मतलब है उसका, कि अगर आपने 30 सेकंड का इंस्टाग्राम रील देखा जब आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको फिर से अपनी किताबों में फोकस लाने के लिए 23 मिनट लगेंगे। तो कृपा करके मैं जो बोल रहा हूं उसको आप समझने की कोशिश करें, और अपनी जो दिनचर्या में अगर कुछ 19-20 करना है उसको करने की कोशिश करें। आपको बहुत फायदा होगा। इसलिए एक और एग्जांपल है, फिजिक्स से ही है। सूरज की रोशनी से कागज जलता नहीं है, कागज रखा है, सूरज की रोशनी है, जलता नहीं है, लेकिन उसी सूरज की रोशनी को अगर आप मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू उस कागज में डालेंगे तो वो जलता है। तो डिफरेंस क्या है, केवल फोकस। आपने अभी फोकस एनर्जी डाली है किसी कागज पे और उसने जलना शुरू कर दिया, इतनी एनर्जी आ गई है। तो फोकस ऑब्वियसली साइंटिफिकली ऑल्सो हैज बीन प्रूवन, रिसर्चर्स ने प्रूव किया है कि आपके लिए अच्छा है, आपकी पर्सनालिटी के लिए अच्छा है। एनर्जी वही है जहाँ पर फोकस हो, इसको आप मानकर चलिए। तीसरा लेसन जो मैंने सीखा है वो है लाइफ लॉन्ग लर्निंग। लर्निंग कभी ख़त्म नहीं होती है। मैं आज भी रोज़ कुछ ना कुछ सीख रहा हूँ, और बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे नहीं पता हैं अभी भी, और मेरी कोशिश रहती है कि मैं उसको किस तरह से सीखूं। जिस दिन आपके दिमाग में ये बात आ गई कि मुझे तो सब कुछ पता है, तो ये मान के चलिए आपका पतन शुरू हो चुका है। यू हैव स्टार्टेड गोइंग डाउन। सो इट इज़ ए लर्निंग इज ए कंटिन्यूम। आपको ज़िंदगी भर कुछ ना कुछ सीखना है, सीखने की भूख होनी चाहिए, सीखने का हंगर होना चाहिए। और देयर इज़ नोबडी आई थिंक इन दिस वर्ल्ड who knows everything about everything, and therefore there is always a room for improvement to learn। और ये आपके मन में हरदम सीखने की इच्छा होनी चाहिए, केवल स्कूल और क्लासरूम नहीं, बट कहीं भी आप जाएं, आपको पता होना चाहिए कि मुझे यहाँ कुछ सीखने को मिल सकता है। साइंटिफिकली इट हैज़ बीन प्रूवन दैट
अराउंड एवरी ह्यूमन बीइंग, हमारे इर्द गिर्द, हम सबके इर्द गिर्द 10,000 लोग ऐसे हैं जिनमें एटलीस्ट एक ऐसी क्वालिटी है जिससे हम कुछ सीख सकते हैं. There are 10,000 people around us who have got at least one quality which we can learn from. तो बस हमें ज़रूरत है कि अपने आँख कान खोल के रखने हैं और सीखने की जो चाह है उसको मरने नहीं देना है. और आप फिर किसी से भी सीख सकते हैं. किसी आप बिल्डिंग में एंटर कर रहे हैं, जिसने आपको दरवाज़ा खोला है उससे भी आप सीख सकते हैं. और आप जब इंटरव्यू देने जा रहे हैं, जो आपके सामने इंटरव्यू ले रहा है उससे भी आप कुछ सीख सकते हैं. बस सीखने की चाह होनी चाहिए. और जैसे मैंने बोला, कान और आँख खुले रहें तो सीखने में ही आपको फ़ायदा है. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम सबने सुना होगा. कहाँ पे होता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग कहाँ होती है? एनीबडी? मैं इनाम दूंगा उसको जो बताएगा. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एनुअल मीटिंग कहाँ होती है? किसी ने बोला यहां से? गलत है. हाँ ना, डेवोस का नाम सुना? डेवोस. अभी कुछ याद आया? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो फ्यूचर जॉब्स रिपोर्ट है इस साल की 2025 की, वो बताती है कि लगभग 40% जो स्किल्स हैं जो आज जरूरी है हमारे लिए, वो 2030 तक बदल जाएंगी. ये उनकी रिपोर्ट बताती है. 2030 ज़्यादा दूर नहीं है, 5 साल दूरी है, 4 साल ही अब तो हम देखेंगे ये सही है कि गलत है. लेकिन वो अभी जो रिसर्च उन्होंने की है, तो आज हमें अपने मोबाइल फ़ोन्स में जिस तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम को अपग्रेड करना पड़ता है, ऐसे ही हमें अपने नॉलेज सिस्टम को भी कंटिन्यूसली अपग्रेड करना चाहिए. ये बहुत ज़रूरी है कि एक बार आपने जो कुछ सीख लिया वो अंत नहीं है. दैट इज़ नॉट द एंड. यू नीड टू लर्न मोर. यू नीड टू लर्न डिफरेंट थिंग्स अबाउट द सेम सब्जेक्ट. बिकॉज बहुत सारी चीज़ें जो हैं हमारे स्कूल कॉलेज छोड़ने के बाद भी नए नए तथ्य सामने आ गए हैं. और इसी के लिए मैं बोलना चाहता हूँ कि आप अपनी जो सीखने की जो स्वेच्छा है, सीखने की जो आपकी जो पर्सनैलिटी में ट्रेट है, उसको हरदम खुला रखें. और आप अपने आप को देखेंगे कि कितना आपकी जो पर्सनैलिटी में चेंज आएगा. एक फाइनेंशियल प्रिंसिपल सबको पता होगा, बैंकिंग में है, कंपाउंडिंग, प्रिंसिपल ऑफ कंपाउंडिंग. सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट. विच इज़ बेटर, विच इज़ मोर प्रॉफिटेबल टू यू? कंपाउंड इंटरेस्ट. तो लोग बोलते हैं कि अगर आप रोज सिर्फ 1% बेहतर होते हैं अपने आप को, आप अगर रोज 1% इंप्रूव करें अपने आप को, तो साल के अंत में आप 38 गुना बेहतर हो जाएंगे. ये पावर ऑफ कंप्यूटिंग है. तो कोई भी अगर ट्रेट है आप में, कोई क्वालिटी है, कोई विषय है जिसको आप इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं, अगर आप केवल 1% इंप्रूव करें एवरी डे, देन बाय एंड ऑफ द ईयर, बाय दिस पावर ऑफ कंपाउंडिंग, यू वुड हैव इंप्रूव्ड 38 टाइम्स. 38 गुना आप बेहतर हो जाएंगे. इसको आप करके देखिए. आज तो 2 जनवरी है, तो शुरू कर दीजिए आज से ही. फिर 31 दिसंबर को हम बात करेंगे कि हुआ कि नहीं हुआ. लेकिन अगर रोज 1% गिरावट होती है, अगर उल्टा होता है इसमें आप, तो साल के अंत में आप लगभग 0 हो जाएंगे. ये पावर ऑफ कंप्यूटिंग है. क्या ये दर्शाता यह है कि हमें हरदम सीखना चाहिए, कुछ ना कुछ रोज इंप्रूव करना है. और अगर कंपाउंडिंग के प्रिंसिपल के थ्रू देखें तो एक साल में आपकी कितनी बढ़ोतरी होती है, आपको मैंने बता ही दिया है. जो चौथी चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता था, वो स्पेशली आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. वो है द पावर ऑफ परसिवरेंस एंड रेजिलियंस. एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि जो
असली जो आपकी लर्निंग होती है वो जब आप सक्सेसफुल होते हैं तब नहीं होती है। लर्निंग तब होती है जब आप फेल होते हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, बहुत लोग बोल चुके हैं कि उनकी जो असली लर्निंग हुई है जब वो फेल हुए हैं, लगातार फेल हुए हैं, उससे वो ज़्यादा सीखे हैं कि जो ना कि सक्सेस से। जेके रॉलिंग का नाम सुना है किसी ने? जेके रॉलिंग सुने, सभी ने सुना होगा शायद। तो वो जब उनने किताबें लिखना शुरू की थी तो उनको 12 पब्लिशर्स ने पहले रिजेक्ट किया था। 12 पब्लिशर्स रिजेक्टेड हर बुक, फर्स्ट बुक, बट शी डिड नॉट गिव अप। उसने 1, 2, 3, 4, 5, 12 के बाद फिर किसी ने बोला कि ठीक है आपकी किताब अच्छी, मैं इसको पब्लिश करूंगा, और रेस्ट इज हिस्ट्री एज यू नो इट। व्हाट इफ उनने 5 रिजेक्शन के बाद, 7 रिजेक्शन के बाद, 10 रिजेक्शन के बाद गिव अप कर दिया होता? नहीं गिव अप किया। दैट इज द पावर ऑफ रेजिलियंस एंड दैट इज द पावर ऑफ परसिवरेंस। डोंट गिव अप इवन इफ यू फेल। हमारी जिंदगी में हरदम उतार चढ़ाव आते हैं और आएंगे। मैं अपने पर्सनल अनुभव से बोल रहा हूं, हर किसी की जिंदगी में ट्रफ्स एंड क्रेस्ट आते हैं, लेकिन जो हमारी रेजिलियंस पावर है वो वही है कि उस समय गिव अप नहीं करना है। क्योंकि अगर आप हार्ड वर्क करते रहेंगे एंड अपने आप पे सेल्फ बिलीव रखेंगे तो सफलता आपको जरूर मिलेगी, थोड़ी देर बाद मिलेगी, लेकिन मिलेगी जरूर। दशरथ माझी का नाम सुना होगा किसी ने, उनके ऊपर एक पिक्चर भी बनी है, दशरथ माझी द माउंटेन मैन, उनके ऊपर एक पिक्चर भी बनी है। वो एक साधारण मजदूर थे। उन्होंने निरंतर प्रयास से एक पहाड़ काटकर एक रास्ता बनाया, बट ही डिड नॉट गिव अप। कई लोगों ने उनको बोला भी पागल आदमी है क्या, ये पहाड़ कट रहा है, कहाँ से रास्ता बनेगा? बट ही हैड दैट बिलीफ, ही हैड दैट रेजिलियंस, ही हैड दैट परसिवरेंस इन हिम कि मैं करके ही दिखाऊंगा। रेस्ट ऑफ कोर्स हमको पता है कि उनके ऊपर पिक्चर बनी, जैसे मैंने बोला, और उनकी इस कार्रवाई से बहुत सारे और लोग प्रभावित हुए और बहुत कुछ उन्होंने किया। मैं मध्य प्रदेश से आता हूं। मध्य प्रदेश में एक सिटी है इंदौर। 20 साल पहले, अच्छा बहुत लोग इंदौर के हैं, शाबाश शाबाश। बहुत साल पहले मेरी शादी इंदौर में हुई थी। मैं इंदौर का नहीं हूं, बट मेरी शादी इंदौर में हुई थी। इंदौर बहुत साल पहले एक गंदा शहर था, अगर मैं यूज़ करूं तो। बहुत धूल धाल वाला, जहां से भी निकलो वहां पे गंदगी पड़ी हुई है। अभी पिछले 5, 6, 7 साल से वो देश का सबसे स्वच्छ शहर है। और ये केवल कुछ लोगों ने ये धारणा ली जो उस समय वो कर सकते थे वो काम। उन्होंने देखा कि हम इस शहर को सबसे अच्छा शहर बना के दिखाएंगे। तो रेजिलियंस और परसिवरेंस में इतनी ज़्यादा क्षमता होती है कि वो कुछ से कहीं से कुछ भी कर सकता है, लेकिन उसके लिए काम करना पड़ता है। सोचने से नहीं होता है, काम करना पड़ता है। और कई लोगों ने उसमें काम किया। एलॉन मस्क का आप उदाहरण लीजिए, सभी जानते होंगे एलॉन मस्क कौन है। शुरुआत में जो उनकी कंपनी थी स्पेस एक्स, उनके कई मिशंस असफल रहे लगातार। हालात इतने बिगड़े कि कंपनी लगभग बैंकरप्ट हो गई थी, ये सभी को पता होगा। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। ही डिड नॉट गिव अप, क्योंकि परसिवरेंस का मतलब यही होता है असफलता के बाद भी प्रयास जारी रखना। सो डोंट गिव अप। एंड टू द यूथ आई वांट टू इम्प्लोर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आपको जिंदगी में कभी ऐसा लगे कि मेरा कुछ हो नहीं रहा है, तो ये मानकर चलिए कि अभी पिक्चर खत्म नहीं हुई है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। आगे और भी काफी कुछ करना बाकी है। ये किसी और ने कहा था किसी पिक्चर में, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन मेरा भी यही मानना है कि वेन एवर यू फील दैट यू आर नॉट अचीविंग एनीथिंग डिस्पाइट पुटिंग इन योर बेस्ट, देयर आर 2 थिंग्स। either you are still not putting in your best, or there is some more hard work is to be done. Your time will come, you will achieve that. So don't give up at any point of time. And आपकी जिंदगी में बहुत सारे ऐसे
मौके आएंगे, हालात आएंगे जब आपको ऐसा लगेगा कि आई कांट डू दिस, ये मेरे से नहीं हो सकता। तो ये जो शब्द है, ये जो वाक्य है, ये जो सेंटेंस है, अपनी ज़िंदगी से निकाल दीजिए इसको कि ये मुझसे नहीं हो सकता। ऐसा कोई शब्द ही नहीं है होना चाहिए आपकी डिक्शनरी में, आपकी लेक्सिकन में, कि ये मैं नहीं कर सकता हूँ या मैं नहीं कर सकती हूँ। आपको और हार्ड वर्क करना है, और परसिवरेंस करना है, और सेक्रीफाइस करना है, और फोकस लाना है, और सेल्फ डिसिप्लिन लानी है। बिल्कुल आप कर सकते हैं और कर सकती हैं। तो ये मानकर चलिए कि एवरीथिंग इज पॉसिबल, इट्स जस्ट क्वेश्चन ऑफ टाइम, इट्स जस्ट क्वेश्चन ऑफ एफर्ट। भारतीय नौसेना में एक हाल ही का उदाहरण मैं देना चाहता हूँ, परसिवरेंस और रेजिलियंस का। नाविका सागर परिक्रमा आपने सुना होगा। हमारी दो बहादुर जो विमेन ऑफिसर्स थी, दिलना के रूपा, बोथ लेफ्टिनेंट कमांडर्स, उन्होंने 8 महीने की जो सेल बोट में सरकम नेविगेशन की पूरे पिछले साल 2 अक्टूबर 2024 से उन्होंने शुरू किया था गोवा से, और फिर 29 मई 2025 में गोवा में ही आके ख़त्म की अपनी पूरी जर्नी। केवल 2 महिलाएं और पूरा 25,400 नॉटिकल माइल, ऑलमोस्ट 44,000 किलोमीटर की जो जर्नी थी, उन्होंने अकेले तय की। और उनकी इस जर्नी में भी बहुत सारे ऐसे मौके आए, हालात आए, जब उनका मास टूट गया, जब उनको तूफानों से सामना करना पड़ा, पर उन्होंने हार नहीं मानी और अपनी जो जर्नी थी उसको पूरा किया। ये हमारे लिए, नौसेना के लिए बहुत गर्व की बात है। हम बहुत इस पर इंस्पिरेशन ले रहे हैं कि इन 2 लड़कियों ने जो ये किया है, केवल 1300 लोगों ने ही ऐसा कर पाए हैं अभी तक, जबकि इससे ज़्यादा, बहुत गुना ज़्यादा, 10 गुना ज़्यादा लोगों ने माउंट एवरेस्ट क्लाइम किया है, और इससे ज़्यादा, बहुत सा ज़्यादा लोग स्पेस में गए। लेकिन जो सरकम नेविगेशन ऑफ द ग्लोब है ऑन सेल, वो केवल 1300 लोगों ने किया है। उनमें हमारी ये 2 महिलाएं भी हैं। बहुत देर में ताली बजाई। मैथिली शरण गुप्त, हमारे जो हम बच्चे थे, हम इनकी पोएम पढ़ते थे। अब पता नहीं आजकल पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते हैं। मैथिली शरण गुप्त के प्रभावशाली शब्दों में कहा है, उन्हीं ने कहा है, नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, बस काम करते रहो और सफलता आएगी अपने आप ही। मेरी जो फेवरेट फिल्म है, जो मैंने कई बार देखी है, नॉट बिकॉज ऑफ एनीथिंग एल्स बट द मैसेज विच इट कैरीज, उसका नाम है 3 इडियट्स। अच्छा, मैं इस फिल्म का कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, इससे मुझे कोई ना धनराशि मिलने वाली है ना कुछ होने वाला है। मैं पहले से बोलने वाला हूँ, सबके सामने बोल रहा हूँ। उसका जो एक तरह से मैं कहूँगा जो सबसे बड़ी सीख है इस फिल्म से जो मिली है, कि आपको एक्सीलेंस का पीछा करना है, एक्सेल इन थिंग्स। इसके साथ मैं ये भी कैवियट जोड़ना चाहता हूँ कि देयर इज नथिंग लाइक परफेक्शन इन दिस वर्ल्ड। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो परफेक्ट है। कोई भी आदमी नहीं है जो परफेक्ट है, इंक्लूडिंग मी। देयर इज नो ह्यूमन बीइंग हु इज परफेक्ट। बिकॉज मेरा ये मानना है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, कि अगर कोई आदमी या इंसान कोई परफेक्ट हो जाएगा तो फिर वो देवता या देवती वो हम वहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो हम में सब में इडियोसिंक्रेसीज हैं, हम में सब में कुछ ना कुछ त्रुटियाँ हैं, कमियाँ हैं। तो जब आप किसी से कुछ सीख रहे होते हैं तो आप उस व्यक्ति की जो कमियां आपको लगती हैं उनको आप साइड में कर दीजिए, उसमें जो अच्छाई दिखती है उसको आप सीखें केवल। मैंने कई बार यह देखा है कि कई लोग बोलते हैं अरे यार इसमें तो ये गलतियां हैं, ये नहीं देखने कि उसमें सही क्या है। उसमें आपको तो ये देखना है कि आपको सीखना क्या है। तो ये ज़रूरी है कि आप अपना जो आपको जो करना है उस पर आप फोकस रखिए, और बाकी सब जैसा बोला है कि एक्सीलेंस का पीछा करिए, सफलता खुद आपके कदम चूमेगी। एंड
उसके साथ ये भी मैं कई बार बोलता हूँ कि इफ़ यू चेज परफेक्शन विच इज़ अ मिराज, इफ़ यू चेज परफेक्शन यू मे कैच एक्सीलेंस विच इज़ गुड एनफ फॉर अस। सो एक्सीलेंस का पीछा करिए, बाकी आई एम श्योर यू विल बी सक्सेसफुल। जो लास्ट लेसन मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, मेरा समय भी हो गया है, वो है स्वाभिमान। क्योंकि कोई अगर मान लीजिए मैंने आपको बोला हार्ड वर्क कर लिया, उसने फोकस रख लिया, उसने सेल्फ डिसिप्लिन कर लिया, उसने चैलेंजेस से लड़ना सीख लिया, तो इन सबको सही डायरेक्शन कौन देता है? इन सबको सही डायरेक्शन जो देते हैं अपने जो इंट्रिंसिक वैल्यूज़ हैं जो हमने सीखी हैं, हमारी जो सेल्फ आइडेंटिटी है, वो हमारी जो सेल्फ रेस्पेक्ट है, वो डायरेक्शन देती है। और उसी को मैं अपना जो लास्ट लाइव लेसन है स्वाभिमान, उसके बारे में 2 मिनट बात करना चाहूँगा। स्वाभिमान का मतलब है कि खुद को सबसे पहले रेस्पेक्ट दीजिए, आप अपनों को रेस्पेक्ट दीजिए। इफ़ यू डोंट रेस्पेक्ट योर सेल्फ, हाउ डू यू एक्सपेक्ट एनीबडी एल्स टू रेस्पेक्ट यू? सो अपने आप को रेस्पेक्ट देना सीखिए, आप देखेंगे कि आपको और कई जगह से रेस्पेक्ट मिलना शुरू हो जाएगी। अपनी रूट्स को पहचानना, कहाँ से आप आए हैं। यहाँ पर मैं ये भी बोलना चाहता हूँ, बच्चे हैं आप लोग, कई लोग आप सोच रहे हो कि हमारे पेरेंट्स की, हमारे गार्जियंस की जो फाइनेंशियल या सोशल स्टेटस है वो बहुत मायने रखती है। बिल्कुल मायने नहीं रखती है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि हमारे पेरेंट्स या गार्जियंस की जो फाइनेंशियल या सोशल स्टेटस है वो केवल यह दर्शाती है कि हमारी जर्नी कहाँ से शुरू हुई है, हमारी डेस्टिनेशन क्या है, वो हमारे ऊपर है। यू कैन नॉट ब्लेम योर पेरेंट्स एंड गार्जियंस। It is directly proportional to the amount of hard work and focus and rest of the things which I have said. So, stop blaming your present. Look at the future. Future is totally in your hands, and that starts with self-respect, self-belief, because if you don't believe you can do something, you can hardly achieve that. मैंने बोला जैसे मैं खुद ही मध्य प्रदेश के एक छोटे से शहर रीवा से हूँ, और मुझे अपने रूट्स का ज्ञान है। जहाँ से मैं आया हूँ मुझे रूट्स का ज्ञान है, मैं जाता भी रहता हूँ। लेकिन जहाँ से मैं आया हूँ उसका असर मैंने कभी ये नहीं देखा कि मैं जहाँ मैं जाना चाहता हूँ उस पर पड़ना चाहिए। तो जहाँ से आए हैं वो आपकी किस्मत है। You cannot blame anybody. It is happenstance. But जहाँ आप जा सकते हैं वो केवल आप अपने आप को ब्लेम कर सकते हैं। So have that clarity in your mind that irrespective of where you come from, you can reach anywhere where you want. That requires hard work, that requires focus, that requires self-discipline and rest of the things which I have seen. मैंने 9 साल की उम्र में सैनिक स्कूल रीवा ज्वाइन किया था 1973 में, और तब से जैसे मैंने बोला 52 साल गुजर गए हैं। और उस दौरान कई उतार चढ़ाव आए हैं लाइफ में, बट मैंने हरदम ये एक तरह से आत्मविश्वास अपने ऊपर जगा कर रखा कि अगर मैं हार्ड वर्क करूँगा तो मैं जो चाहता हूँ उसमें ज़रूर सफलता प्राप्त करूँगा। और ये भगवान का आशीर्वाद है एक तरह से कि जो भी हमने कोशिश की, नॉट फर्स्ट टाइम में भी, बट सब्सिक्वेंटली उसमें सक्सेस मिली। लेकिन स्वाभिमान के साथ मैं आपको ये भी बता दूं, उसके साथ एक और शब्द आता, अभिमान। स्वाभिमान और अभिमान में जो डिफरेंस है वो मैं एग्जाम्पल के द्वारा आपको बताना चाहता हूं, जिससे आपको बहुत क्लियर हो जाए। स्वाभिमान कहता है कि आई एम राइट, मैं सही हूं, आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूं या कर सकती हूं। लेकिन अभिमान जो कहता है वो कहता हूं ओनली आई एम राइट, ओनली आई कैन डू इट, केवल मैं ही सही हूं, केवल मैं ही कर सकता हूं या कर सकती हूं। शब्दों का खेल है, लेकिन जो आपकी मानसिकता है
और आपकी जो जर्नी उसके बाद होने वाली है वो टोटली अपोजिट होगी। तो स्वाभिमान और अभिमान का थोड़ा सा बहुत ही माइनर डिफरेंस है शब्द कोशावली में, लेकिन इसका जो असर होगा आपकी पर्सनालिटी में वो बहुत ज़्यादा होगा। तो ध्यान रखें आप कि जब आपको ऐसा लगने लगे कि आपने जो लाइन है क्रॉस कर ली है, कि आपको ऐसे लगने लगा कि मैं ही सबसे अच्छा हूँ या सबसे अच्छी हूँ, तो आप अभिमान की ओर बढ़ रहे हैं या बढ़ रही हैं। तुरंत अपना पैर वापस खींचें और स्वाभिमान तक ही सीमित रहें। सेल्फ कॉन्फिडेंस, स्वाभिमान एक तरह से पर्यायवाची रहेंगे। वो आपको दूसरों के लिए रेस्पेक्ट सिखाते हैं, और ओवर कॉन्फिडेंस या अभिमान आपके अंदर ईगो पैदा करते हैं। ईगो की हमारे पर्सनालिटी में कोई जगह नहीं है, उसको जितनी जल्दी से जल्दी बाहर निकाल के फेंकें, वो आपके लिए अच्छा है। दोस्तों, हमारे माननीय रक्षा मंत्री जी ने भी अभी हाल ही में राष्ट्र के स्वाभिमान पर बल देते हुए कहा था कि स्वाभिमानी भारत को कोई ललकार नहीं सकता। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि अभिमानी भारत को कोई ललकार नहीं सकता। स्वाभिमानी भारत को कोई ललकार नहीं कर सकता। और आपको सबको पता है कि हमारी जो संस्कृति रही है हमारे देश की, वो हरदम रही है वसुधैव कुटुंबकम, द वर्ल्ड इज़ अ फैमिली। हमने कभी किसी दूसरे देश के ऊपर कभी अटैक नहीं किया है, कभी किसी का बुरा नहीं माना है, क्योंकि हमारी जो संस्कृति है वो स्वाभिमान के ऊपर केंद्रित रही है। और ये अपनी पर्सनालिटी में भी आप इसको उतारेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। क्योंकि मैं यहाँ पर नौसेना चीफ के रूप में आया हूँ, तो मैं आपसे ये बोलना चाहूँगा कि भारतीय नौसेना बहुत ही अच्छी चॉइस रहेगी आपके लिए। आपका इंतज़ार है, आप नौसेना में आइए। हमने तो सभी के लिए सभी ब्रांचेस, सभी कार्डर्स खोल दिए हैं, तो चाहे बॉयज़ हों गर्ल्स हों, यू प्लीज़ कम एंड जॉइन अस, बिकॉज हम चाहते हैं, हम जानते हैं कि नेवी सिर्फ एक जॉब नहीं है या एक लाइफ को पर्पस देती है। द डे यू बिकम एन ऑफिसर यू आर ए लीडर फ्रॉम डे वन। तो लीडरशिप अगर आपको मज़ा देती है तो तुरंत नौसेना में आइए। यह एक कैरियर है जहां समुद्र की लहरों पर देश की रक्षा करने का सौभाग्य पैदा होता है। INS विक्रांत जैसी स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर पर सर्व करने का मौका मिल सकता है आपको। हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखने को मिल सकता है, चाहे वो टेक्नोलॉजी में हो, चाहे वो लीडरशिप में हो, चाहे वो डिसिप्लिन में हो। और निसंदेह मैं कह सकता हूं कि पूरी दुनिया में वन ऑफ द मोस्ट प्रोफेशनल फोर्सेस भारतीय नौसेना, उसका आप हिस्सा बन सकते हैं अगर आपका लक अच्छा है तो। लेकिन अगर आप नौसेना ना भी ज्वाइन करें तो जो भी वोकेशन लेना चाहें वहाँ पर स्वेच्छा से आप करें। ध्यान रहे दो चीज़ों का, कि आप देश के लिए काम करें, राष्ट्र निर्माण के लिए काम करें, और जब आप कुछ अर्जित कर लें तो जिस सोसाइटी से आप निकल कर आए हैं उसको जाके कुछ न कुछ दें, चाहे वो आपका समय हो, चाहे धनराशि हो, चाहे आपका मेंटरिंग हो। ये आप भूल मत जाइएगा, क्योंकि जब आप अपने रास्ते में चल रहे हैं तो ज़रूर कहीं न कहीं किसी न किसी पग पर, किसी न किसी पथ पर आपका भी किसी ने हाथ पकड़ा होगा, आपकी भी किसी ने उंगली पकड़ी होगी। तो आपको जब कुछ अर्जित हो जाए तो गो बैक टू द सोसाइटी एंड गिव इट, नॉट वंस, रेगुलरली। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि राष्ट्र का जो भविष्य है वो सब आपके हाथ में है, आप जैसे युवाओं के हाथ में है। आपके एक्शंस और आपके कंट्रीब्यूशंस वो हमारे देश के भविष्य का निर्माण करेंगे, ये इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि आप ही भविष्य हैं। और मुझे आपकी क्षमता पर पूरा विश्वास है। तो आपको तो होना चाहिए अपनी क्षमता पे, मुझे तो पूरा विश्वास है। मैं सभी छात्रों को आपके भविष्य के लिए
आपके प्रयासों के लिए बहुत ही हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आप सभी को नव वर्ष की शुभकामनाएं। आज दूसरा दिन ही है और स्वामी धर्मबंधु जी को एक बार फिर से तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। श्री वैदिक मिशन ट्रस्ट को अपना आभार प्रकट करना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि यहाँ मैं आकर इस शिविर में आपसे बात कर सकूं और जो कुछ मैं कहना चाहता था संक्षेप में उसको आपके सामने बयान कर सकूं। कहने को तो और भी बहुत कुछ है, बट समय की थोड़ी पाबंदी है। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, हेल्दी, खुश रहें, हैप्पीनेस और ईश्वर की कृपा आप पर बनी रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूं, लेकिन उसके पहले मैं आपको आमंत्रित करूंगा जहां से स्वामी धीरबंधु जी ने शुरू किया था। मैं भारत माता कहूंगा और आप सब जोर से कहेंगे, भारत माता की। देखो, राजकोट तक सुनाई पड़ना चाहिए, भारत माता की। और जोर से बोल सकते हैं अभी, और खाना खा के आए हैं। भारत माता की जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच सर। अब आप लोगों में से किसी को भी कुछ क्वेश्चन करना है ऑनरेबल एडमिरल सर से, तो प्लीज़ आप क्वेश्चन कर सकते हैं। किसी भी स्टूडेंट्स की इच्छा है कि हमें कुछ पूछना है, जानना है, इनके लेक्चर्स के ऊपर बात करनी है, तो आप आकर के पूछ सकते हैं। आ जाओ, जल्दी आ जाओ। और इनको माइक दे दो, पोर्टलेस दे दीजिए। एक कोर्टलेस ले आओ। हाँ, इस बच्ची को आने दो ना, क्यों आने दो उसको। आप जाइए, इधर आइए, क्वेश्चन करेगी बच्ची, उसको कोई नहीं रोकेंगे आप। हाँ, वहाँ से कोर्टलेस, वहाँ कोर्टलेस मिल जाएगा आपको। हाँ, पूछिए आप पहले। चेक। ऑनरेबल सर, मेरा नाम तरिंदर पाल सिंह है, मैं विवेकानंद वर्ल्ड स्कूल फिरोजपुर पंजाब से हूँ। आप अभी मैरीटाइम डोमेन की बात कर रहे थे। मैं पूछना चाहता हूँ कि आप ऐसा कौन सा मैरीटाइम थ्रेट है जो देखते हो कि भारत को है सबसे बड़ा, या फिर अगले आने वाले नेक्स्ट डेकेड में वो ऐसा कोई मैरीटाइम थ्रेट जो भारत को है, और किस तरीके से जो हमारी नेवी है उसको डील कर रही है सर। ओके, थैंक यू सर। देखिए, अभी ऑपरेशन सिंदूर अभी ख़त्म नहीं हुआ है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सामुद्रिक हितों की रक्षा करना भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा कर्तव्य है, हमारी जो सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और वो क्यों, वो भी बता दिया, मैं रिपीट नहीं करना चाहता हूँ। तो आपको शायद ये भी पता होगा कि जो पृथ्वी में 71% जो पृथ्वी का भाग है वो पानी है। 71% of the earth is covered by water. Only 29% is land. So oceans connect. तो जो जिस किसी एरिया में भी कुछ भी अगर एक्शन हो रहा होता है समुद्र में, तो ऐसा नहीं है कि जो देश उस समुद्र के पास है जहां एक्शन हो रहा है केवल वही प्रभावित होता है, क्योंकि चाहे वो पैसिफिक ओशन हो, चाहे अटलांटिक ओशन हो, चाहे इंडियन ओशन हो, सब जुड़े हुए हैं, वहाँ कोई बीच में ब्रेक नहीं है। तो जहाँ जहाँ पानी है 71%, एवरीथिंग इज कनेक्टेड इन सम वे और द अदर। सो मैरीटाइम चैलेंजेस जो हैं वो किसी भी दुनिया के भाग में हो रहे हों, वो किसी न किसी तरह हमें भी इफेक्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए अटलांटिक ओशन में कुछ घटना घटी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी आर्थिक स्थिति के ऊपर उसका फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारे जहाज भी वहाँ पर हैं, माल भाग जहाज जो हैं, हमारा ट्रेड भी आ रहा है, जा रहा है, तो वहाँ पर इफेक्ट पड़ता है। तो इस तरह के हमारे बहुत सारे नॉन ट्रेडिशनल चैलेंजेस जो हैं
वो तो डेली चाहे वॉर हो चाहे ना हो, लेकिन मैंने ऑफ सिंदूर से इसलिए शुरू किया था कि जो नॉर्मल कन्वेंशनल चैलेंजेस जो हैं, जो देशों से आते हैं, स्टेट एक्टर से आते हैं, नॉन स्टेट एक्टर से, जैसे पायरेसी हो गई, वो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं। मैरीटाइम टेररिज्म जैसे हो गया, उसको लोग बोलते हैं नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, हालांकि हमारा पड़ोसी देश उनको हेल्प भी करता है, लेकिन उनको हम बोलते हैं नॉन स्टेट एक्टर्स हैं। लेकिन स्टेट एक्टर्स हैं, जैसे अभी सिंदूर में हमारा पाकिस्तान के साथ झगड़ा था, और कोई भी अगर किसी के साथ फ्यूचर में कुछ हो सकता है, तो ट्रेडिशनल चैलेंजेस में हमारे दुश्मन की जो मैरीटाइम डोमेन में कोशिश रहेगी कि किस तरह से वो हमारी जो ट्रेड है, हमारी अर्थव्यवस्था है, उसको किस तरह से उसको भंग किया जाए, जिससे हमारे देशवासियों पे इसका असर पड़े। तो यही हमारी कोशिश रहती है दिन प्रतिदिन कि हमारी एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में कोई भी ऐसा कुछ न कर पाए जिससे आप जैसे नागरिकों को, किसी भी नागरिकों को इसका असर पड़े। तो मैं आपको ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आपकी नौसेना, क्योंकि मैं मानता हूँ भारतीय नौसेना हर भारतीय की नौसेना है, तो आपकी नौसेना बिल्कुल हर दम हर जगह तैयार है, कहीं भी, कभी भी, कैसे भी। थैंक यू वेरी मच सर। गुड आफ्टरनून सर। सर मेरा नाम रेनू है, मैं हरियाणा से आई हूँ। सर आपके करियर का सबसे डिफ़िकल्ट मतलब कि चुनौतीपूर्ण पल कौन सा रहा, और उस डिफ़िकल्ट सिचुएशन में अपने आप को मेंटली रूप से शांत और फोकस कैसे करें? देखिए, एक पर्टिकुलर इंस्टांस बताना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि बहुत सारे हैं, इसलिए मैं आपको डराना नहीं चाहता हूं, बट मैं बताना चाहता हूं कि कई बार हर रोज आते हैं कुछ ना कुछ ऐसे डिसीजन आते हैं कि अब क्या करें, लेकिन बहुत सारे ऐसे मौके आए हैं कि ऐसा लगा कि अब कुछ हो नहीं सकता, अब क्या करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे। कई बार ऐसे मौके भी आए हैं कि ये सोच भी आ गई है कि अब तो लग रहा दूसरा कैरियर चूज करना पड़ेगा, ये तो कैरियर मेरे ख्याल से ख़त्म होने वाला है। कई बार ऐसे मौके भी आए हैं कि अब तो मेरा शिप, जैसे मैं कमांड कर रहा हूँ, वो तो ग्राउंड होने वाला है। उस समय फिर दिमाग चलता है, अगर दिमाग नहीं चला 2 सेकंड तो ग्राउंड होने वाला है। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे मौके आए हैं लाइफ में जहाँ पर आपको जितनी आपकी कैपेबिलिटी है, एंड इट इज लार्जली हियर मेंटल, फिजिकल तो चल जाता है, मेंटल कैपेबिलिटी जो है, कितनी जल्दी आप सोच सकते हैं, कितनी डीपली आप सोच सकते हैं, और कितना अपने आप को ढांढस बांध सकते हैं, अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं कि इफ प्लान ए इज नॉट वर्किंग, आई विल स्विच टू प्लान बी क्विकली, आई विल स्विच टू प्लान सी क्विकली। वो उस समय आपको नहीं आएगा प्लान बी प्लान सी। प्लान बी और प्लान सी आपको पहले से ही सोच कर रखना पड़ेगा, और अगर आप लीडर हैं तो आपके जो टीममेट्स हैं उनको भी पता होना चाहिए कि प्लान बी और प्लान सी क्या है, जिससे कि स्मूथ चेंज ओवर हो सके। तो मेरे जीवन में बहुत सारी ऐसी आई हैं, फ्रॉम इंडिया डेज, फ्रॉम स्कूल डेज, जहाँ पर ऐसा लगा, जैसे कि मैं बता देता हूँ, अभी आप बता रहे हैं, जब मैं सैनिक स्कूल में एडमिशन के लिए गया था तो मैं हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में स्टेट जा रहा था, तो हमें ABCD भी नहीं आती थी उस वक्त। तो डॉक्टर साहब ने जब वो आई टेस्ट लेना शुरू किया तो वो अंग्रेजी वाला था, वो ABCD HHN जो भी था, तो मेरे को 1-2 शब्द आते थे, मैंने वो पढ़ दिया। उसके बाद मेरे को पता नहीं था अंग्रेजी में क्या लिखा है, तो उन्होंने मुझे फेल कर दिया, बोला ये तो आप फेल, आप तो अंग्रेजी आपकी आँख खराब है। तो मैं अपने फादर के पास गया, मैंने बोला ऐसा ऐसा हो गया। तो बोला तुमने उनको बोला क्यों नहीं? तो मैंने बोला मेरी हिम्मत ही नहीं हुई बोलने की। फिर किसी तरह वो प्रिंसिपल के पास गए, फिर उन्होंने मेरे को हिंदी का दिखाया तो पास हो गए। फिर बाकी तो इस तरह कई मोड़ आए। तो छोटा सा मैं बता रहा हूँ जहाँ पर ऐसा लगा कि अब तो स्कूल में एडमिशन ही नहीं हो पाएगा। और भी ऐसे मौके आए हैं, लेकिन वही है कि इफ़ यू आर प्रिपेयर्ड टू रेस्पॉन्ड टू सिचुएशंस, prepare to respond, not react. There's a difference between respond and reaction. Response is when you're already prepared for any exigencies, and when that exigencies come for किस तरह आ गई तो आप किस तरह से उसका response देते हैं, वो controlled response होता है. You are on top of situation. जब आप react करते हैं, you are not on top of situation, the situation is on top of you.
एंड दैट रिएक्शन इज केमिकल रिएक्शन. वो एक रिएक्शन होगा, आप उसका करेंगे, फिर उसका अलग दूसरा कुछ होगा, फिर आप उसका करेंगे. सो यू आर ऑलवेज बिहाइंड द कर्व. इसलिए रेस्पॉन्स कैपेबिलिटी बहुत ज़रूरी है. और मैं हरदम कुछ भी काम करने जाता हूँ तो ये मान के चलता हूँ कि मैं रेस्पॉन्स कैपेबिलिटी लेके चल रहा हूँ. जैसे यहाँ पे भी आया हूँ कि अगर माइक नहीं मिलता तो मैं रेडी था वहाँ जाने के लिए, आपका आंसर देने के लिए. थैंक यू सर. जी बिल्कुल बिल्कुल. ये माइक, मैं पहले तो मैं नेवी चीफ जी को मैं सैल्यूट करना चाहूँगा, क्योंकि Thank you, sir. आपने Thank you. शुरुआत में कहा था कि मैं कितने सालों से मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि मैं इस शिविर में आऊँ. सर, आपने पूरा अपने मन का पूरा जितना आपने संभाल के रखा था, बच्चों को तो, अरे बाबा मैं तभी पूछूं, आपको एतराज है? मेरा भी सवाल है, पूछूं क्या? बच्चों पूछूं कि नहीं पूछूं आपकी तरफ? सर, मैं बच्चों को रिप्रेजेंट करता हूं. स्वामी जी सर, पूछने दीजिए. शक्तिमान बच्चों को रिप्रेजेंट करता बच्चे है. बच्चे बच्चे क्वेश्चन से भी सीखेंगे. यस, बच्चे क्वेश्चन से भी सीखेंगे. बच्चा, अरे मैं बच्चों का बच्चा हूं. मेरे बाप, क्या बोल रहे हैं आप मेरे को? सर, मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारा देश जो है वो बहुत भाग्यशाली देश है, जो और देशों से फर्क है कि 3 तरफ से समुद्र है. हमारा त्रिकोण पूरा यहाँ पर नीचे सब है. तो सवाल मेरा सिर्फ इतना है कि आपको क्या लगता है कि हमारे को खतरा वेस्ट से है या ईस्ट समुद्र से या वेस्ट समुद्र से है? आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है. लेकिन मैरीटाइम डोमेन जो है, मैरीटाइम डोमेन बच्चे सब समझते हैं. मैरीटाइम डोमेन का मतलब क्या है? जो समुद्र का जो डोमेन है पूरा. मैरीटाइम डोमेन लैंड और एयर डोमेन से थोड़ा डिफरेंट रहते हैं. तो मैरीटाइम डोमेन में कोई बाउंड्री नहीं होती है. देयर इज नो बाउंड्री, देयर इज नो ईस्ट, देयर इज नो वेस्ट. हमने वेस्टर्न नेवल कमांड, ईस्टर्न नेवल कमांड एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस के लिए बना रखी है. बट इसका मतलब ये नहीं कि जो वेस्टर्न नेवल कमांड के जो एसेट्स हैं वो केवल वेस्टर्न नेवल कमांड या वेस्ट में ही यूज होंगे. कहीं भी अभी ऑफ सिंदूर में भी हमने ईस्ट से भी अपने साधन मंगाए थे. तो और उसका अलग देखें अगर, तो मान लीजिए कभी हमारे वेस्टर्न एडवर्सरी से कभी कुछ हमारी अगर लड़ाई होती है तो वो केवल वेस्टर्न बॉर्डर्स तक सीमित नहीं रहेगी मैरीटाइम डोमेन में. ऑन द लैंड डोमेन, इन द एयर डोमेन, इट विल रिमेन कन्फाइंड टू द वेस्टर्न लैंड डोमेन एंड वेस्टर्न एयर बॉर्डर्स. बट समुद्र में जैसे आपको पता है 1971 में उनकी पनडुब्बी जो थी जिसको हमने डुबाई, वो विशाखापट्टनम के बाहर डुबाई हमने जाके. तो 1971 में अगर उनकी पनडुब्बी वहाँ पहुँच सकती है तो आज तो साइंस कहीं और चली गई है, प्लेटफॉर्म्स मोर केपेबल हो गए हैं. तो मैरीटाइम डोमेन में खतरा हर जगह है. और चूंकि हमारे सामुद्रिक हित हर जगह फैले हुए हैं तो हमें तो हमारी ये कोशिश रहती है कि दुनिया में कहीं भी समुद्र में कुछ भी हो रहा हो उसका ध्यान हरदम हम रखते हैं कि अगर वहाँ पे ये हो रहा है तो फिर हमें क्या करना है. तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है और यही डिफरेंस है. मैं अच्छा हुआ आपने ये क्वेश्चन पूछ लिया, क्योंकि कई लोगों को ये पता नहीं है कि मैरीटाइम डोमेन इज अ कंटिन्यूस डोमेन. There are no borders, there is no west, there is no east, there is no south. It is a maritime domain. So that is so खतरा हर जगह है. मतलब चारों तरफ से खतरा है. बिल्कुल बिल्कुल. बच्चों को और सेना को शक्तिमान बनना पड़ेगा. जी बिल्कुल, बहुत जरूरी. आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया. मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि आपको सैल्यूट. आपने यहाँ पर आके कहा कि मैं बहुत सालों से आना चाहता हूँ, लेकिन आपने यहाँ पर आके जो बातें कही हैं, कमाल की बातें कही. आपने पूरी की पूरी अपनी जिंदगी का निचोड़ यहाँ पर हमको दे दिया. जी धन्यवाद. सो तालियां हमारी इनके लिए बहुत जोर से. ये मैंने बोला जो कि सोसाइटी के पास जाके कुछ देना है. Yeah, that is a very very important thing. So that जो is- कुछ है आपके पास दीजिए. जी बिल्कुल बिल्कुल. जैन सर, आई एम मयंक यादव फ्रॉम दिल्ली एंड आई एम आल्सो प्रिपेयरिंग फॉर इंडियन आर्म फोर्सेस. सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे कि हमने देखा कि चाइना के पास कोई हार्ड एंड फास्ट सी बॉर्डर्स नहीं है और उनके पास कोई पोर्ट्स नहीं है, बट चाइना जो है कॉन्टिन्यूसली हमारे इर्द गिर्द जो है लैंड सीज करके या फिर किसी भी तरह से हमें घेरने की कोशिश कर रहा है. आइदर इट इज़ बांग्लादेश, आइदर इट इज़ श्रीलंका और पाकिस्तान. तो सर, हमारी नेवी उस पर कैसा रिएक्ट कर सकती है उसको टैकल करने के लिए? सवाल शायद कई लोगों ने सुना नहीं होगा.
सुन लिया सबने सवाल? सुन लिया। इनका सवाल यह था कि चीन है जो है हमारे देश के आसपास बहुत सारी गतिविधियां कर रही हैं, चाहे वो उनने नाम भी लिया कई कंट्रीज का। आपको पता है हमारे इर्द गिर्द कौन कौन से हमारे नेबर्स कौन कौन है, तो उनने नाम भी लिया। तो हमारी नौसेना क्या कर सकती है इसमें? देखिए, जियो पॉलिटिक्स सब जानते हैं क्या होती है? जियो पॉलिटिक्स सबको पता होगा क्या होती है। ये जियो पॉलिटिक्स में तो ये सब आम चीज़ें हैं। जियो पॉलिटिक्स में ये होता रहता है। ओके, मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं। इन इंटरनेशनल रिलेशंस, हमारे आसपास के रिलेशंस जैसे होते हैं, उसे इंटरनेशनल रिलेशंस, जो एक देश के दूसरे देश से जो रिलेशंस होते हैं, ये सबको मालूम है कि इन इंटरनेशनल रिलेशंस देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स एंड देयर आर नो परमानेंट एनिमीज, देयर आर ओनली परमानेंट इंटरेस्ट ऑफ कंट्रीज। सो ये बहुत डायनेमिक नेचर वाली चीज होती है जो इंटरनेशनल रिलेशंस होते हैं। तो आज जो कोई देश कर रहा है किसी के साथ, कल वो क्या करेगा, इल्ला वी डोंट नो। इट इज इंटरेस्ट विच मैटर ऑफ कंट्रीज। सो ईच कंट्री डज थिंग्स विच आर ऑफ इंटरेस्ट टू दैट कंट्री एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, इन देयर थॉट प्रोसेस एट दैट टाइम। जो उस समय की उनके हालात हैं, उनकी जो गवर्नेंस है, उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके हिसाब से वो जो सोचते हैं कि ये हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है, ये देश हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इस तरह की हमें रिलेशनशिप बनानी चाहिए, वो करते हैं। तो देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स और एनिमीज इन इंटरनेशनल रिलेशंस, देयर ओनली परमानेंट इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट तो चेंज होते रहते हैं और चेंज होंगे आगे जाके। अगर आप हिस्ट्री देखें, आप लास्ट सेंचुरी की देखें, अगर वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, जो वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 में एनिमीज थे, आज वो फ्रेंड्स हैं, जो फ्रेंड्स थे वो आज एनिमीज हैं। तो देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स एंड एनिमीज, इंटरेस्ट ही हैं बस। सो आपने जो बोला सही भी हो सकता है, उसमें कितना सही है हमें पता नहीं है, बिकॉज लॉट ऑफ थिंग्स आर क्लासिफाइड। जो अनक्लासिफाइड वो तो हम पढ़ रहे हैं अखबारों में, वो सही है कि नहीं है, पहली बात तो वो हमें पता नहीं है। अगर मान लीजिए वो सही भी है, आप ये मानकर चलिए कि हमारा देश और आपकी नौसेना पूरी तरह से निगरानी रखे हुए है कि कौन देश किस देश में क्या कर रहा है। और उसके लिए जो हमें करना है, हमारी सरकार और सरकार की जितनी भी मिनिस्ट्रीज हैं, जितने भी अंग हैं, वो एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं कि देश को किस तरह मजबूत किया जाए और किस तरह आगे बढ़ाया जाए। हमारी जो फोकस है वो हमारे देश पे है, हमें अपने देश को कैसे आगे ले आना है, बाकी जो क्या कर रहा है हमें उससे कोई मतलब नहीं। सर नमस्ते सर, मैं आसाम से हूँ। सर, नेवी में डिसिप्लिन और लीडरशिप की क्या महत्व है? अच्छा, आप मतलब खाना खा के? अच्छा, देखिए लीडरशिप, अच्छा आप लीडरशिप के बारे में हमने बोल लिया तो मैं 2 शब्द बोलूंगा अभी। मेरा यह मानना है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन हो, 5 लोगों का, 10 लोगों का, टू द लेवल ऑफ ए नेशन, कितना बड़ा भी नेशन हो, मोस्ट पॉपुलस नेशन लाइक भारतवर्ष, सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो है उस ऑर्गेनाइजेशन का वो है लीडरशिप। सबसे इंपॉर्टेंट, बिकॉज द विजन, नेतृत्व कहां से आता है? लीडर से आता है। किस दिशा में जाना है वो लीडर से आता है। क्या करना है लीडर से आता है। कैसे करना है वो बहुत सारे लोग बता सकते हैं, करना क्या है वो केवल लीडर बता सकता है। और इसीलिए हर ऑर्गेनाइजेशन में देयर इज अ लीडर। और सबसे इंपॉर्टेंट जो मेरा ये मानना है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस या फेलियर इज टोटली डिपेंडेंट अपॉन द विजन एंड थॉट प्रोसेस ऑफ दैट लीडर। उस लीडरशिप में उसका 3 रोल होते हैं लीडरशिप के, सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है। एक, पहले डिसीजन मेकिंग आना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है डिसीजन मेकिंग। और ये एक शब्द है डिसीजन मेकिंग, लेकिन सबसे डिफिकल्ट जो चीज़ है लीडर के लिए वो है डिसीजन मेकिंग। ये सभी लीडर्स नहीं कर पाते हैं या उतनी सक्षमता से नहीं कर पाते हैं
जितना उन्हें करना चाहिए। तो वही डिफरेंस होता है बिटवीन वन लीडर एंड अनदर लीडर कि आपकी डिसीजन मेकिंग कितनी फास्ट है, कितनी अच्छी है। क्या हर लीडर हर समय अच्छे लीडर डिसीजन दे सकता है? कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन हमारा ये मानना है एटलीस्ट फौज में दैट इवन अ बैड डिसीजन इज अ गुड डिसीजन. It is better than not taking a decision, because lives are dependent upon the decision of the leader, and therefore many times we in armed forces have to take a decision in split of second. If you don't take a decision, somebody has already fired a weapon on you, and it is a question of life and death. So that is the importance of leader. Similarly, it goes into the corporate world, it goes into the various other facets of life, whether it is in politics or other domains. दूसरा आपने शब्द क्या बोला था? डिसिप्लिन. डिसिप्लिन तो मैं आपको बता ही चुका हूँ. It is a start point of your personality. If you don't have discipline, and I'm talking of self discipline, force discipline, कोई डंडा मार के तो आपसे कोई काम करवा ही लेगा, आप करेंगे. Self discipline वो है, that is your character. What is character? Character is what you do when nobody is watching you. That is your character. जब आप इतने बड़े 3000 लोगों के सामने तो सभी लोग अच्छे से बैठेंगे. जब आपको कोई देख नहीं रहा होता है, किस तरह से आप बिहेव करते हैं, क्या एक्शन लेते हैं आप, दैट इज योर ट्रू कैरेक्टर, एंड दैट इज योर सेल्फ डिसिप्लिन विच डिफाइंस योर कैरेक्टर. सो दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन. आप लाइए अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सेल्फ डिसिप्लिन. उसके लिए आपको सेक्रीफाइस करना ज़रूरी है. चाहे वो टॉफ़ी खाने से, पिज़्ज़ा खाने से हो, चाहे कोक पीने से हो, चाहे वो पिक्चर देखने से हो, चाहे कुछ भी करने से हो, वो आपको ना तो करना पड़ेगा. ना, मैं अभी नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगी. वो सेल्फ डिसिप्लिन तभी आएगा, अपने आप नहीं आने वाला है. ना कोई ला सकता है आपके यहाँ सेल्फ डिसिप्लिन. ना आपके माँ बाप ला सकते हैं, ना टीचर ला सकते हैं, ना मैं ला सकता हूँ यहाँ पे भाषण देके. वो आपको ही लाना पड़ेगा. थैंक यू सर. जय हिंद सर. आई एम अक्षर बड़ोले. आई कम्स फ्रॉम बड़वानी, मध्य प्रदेश. माई क्वेश्चन इज दैट व्हेन यू फेस द हार्डशिप इन योर लाइफ, हाउ डिड यू डील इट? हार्डशिप्स जीवन का, मान लीजिए अगर कोई लकी रहा है तो हो सकता है उसकी ज़िंदगी में हार्डशिप ना आई हो. ये तो मान के चले कि हार्डशिप्स तो आएंगी आपकी लाइफ में. मैंने आपके बीच में शायद बोला था कि आपका जो स्टार्ट पॉइंट है, आपकी आपके पेरेंट्स है, गार्जियंस की जो फाइनेंशियल सोशल स्टैंडिंग है, जहाँ से आप आ रहे हैं, उसको आप ये मान के चलिए कि मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं अपनी जिंदगी. दैट शुड नॉट अफेक्ट योर पर्सनैलिटी. इट इज ईजियर सेड देन डन. ये भी मैं आपको कैवेट दे रहा हूं. इसलिए आपको खुद ही अपने आप को प्रोत्साहित करना पड़ेगा कि इट डज नॉट मैटर वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम. आपको कहां जाना है, लक्ष्य क्या है आपका, उस पर अगर आप ध्यान रखेंगे और उस लक्ष्य को पाने के लिए अगर आप काम करेंगे, तो जब हार्डशिप्स आएंगे आपकी ज़िंदगी में तो आपको उनको पार करना भी आ जाएगा. अगर आपको पता है आपको लक्ष्य क्या है. अगर आपको ये पता लक्ष्य ही नहीं पता है तो हार्डशिप्स तो स्पीड ब्रेकर आ जाएंगी. फिर आप इधर उधर भी हो सकते हैं. फिर आप वो चीज़ें कर सकते हैं जो आपको नहीं करना चाहिए. आप वो चीज़ें भी कर सकते हैं जो आपको नहीं करना चाहिए. लाइक सेल्फ हार्म, खुद को दुख देना. इतने सारे बच्चे, बहुत जान का बहुत दुख होता है जब हम पढ़ते हैं सेल्फ हार्म करते हैं. क्यों, किस लिए? जो आप सोच रहे हैं अगर आप वो आपको नहीं मिला तो लाइफ हैज नॉट कम टू एन एंड. देयर इज मोर टू लाइफ देन दैट. सो उसके बाद फिर जिंदगी बाकी है. मैं अपने जितने नौसैनिक हैं उनको सभी को बोलता हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट इन लाइफ इज टू बी हैप्पी. थोड़ा फिलोसफिकल हो गया हूं, माफ करिएगा, थोड़ा फिलोसफिकल. मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ इज टू बी हैप्पी. क्योंकि हम उदाहरण के तौर पर जब हम कोई चीज़ अर्जित करते हैं, हमारी जो ख्वाहिशें होती हैं, उसके बाद हमारे दिल में क्या आता है कि मैं बहुत खुश हूँ, मुझे प्रमोशन मिल गया, मुझे 98% मिल गए, मेरी बेटे की शादी हो गई, वगैरह वगैरह वगैरह. डिजायर्ड एंड स्टेट इज हैप्पीनेस. इफ द डिजायर्ड एंड स्टेट ऑफ आवर लाइफ इज हैप्पीनेस, why don't we take a shortcut and be happy without reason? तो अगर हैप्पीनेस विदाउट रीजन अगर आपकी पर्सनालिटी में आ गया तो जब बाधाएं आएंगी तो आपको छोटी लगेंगी.
वो छोटी लगेगी तो उसको आप पार करना आपको ज़्यादा इजी रहेगा, ये मान के चलिए आप। सर राधे राधे, जय श्री राम। सर मेरा नाम आदित्य प्रताप है सर, मैं जम्मू कश्मीर से हूँ। सर जैसे आपने फोकस के बारे में बताया सर, बहुत सारे स्पोर्ट्स जैसे होते हैं सर, जैसे कि हम कोई भी स्पोर्ट्स खेलते हैं उसमें पार्शलिटी होती है, जो अच्छा प्लेयर होता है उसको नहीं लिया जाता है और दूसरे प्लेयर जो बहुत कम खेलता है उसको ज़्यादा मौका दिया जाता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि मेरा दोस्त कबड्डी खेलता था, उससे हमने साथ में कबड्डी स्टार्ट की थी, कोई 4-5 साल हम रोज़ प्रैक्टिस करते थे, सवेरे 5 बजे जाके ग्राउंड में हम प्रैक्टिस करते थे। अब उसका नेशनल के लिए सिलेक्शन होना था, लेकिन उसका सिलेक्शन नहीं हुआ और उसकी जगह किसी और का हो गया कि जिसने एक या फिर आधा मैच खेला होगा, लेकिन फिर जब वो वापस आया उसको पता चला उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, उसने वो स्पोर्ट्स छोड़ दिया, उसका इंटरेस्ट उठ गया हर चीज़ से, अब वो सिर्फ फ़ोन चलाता है, मूवीज़ देखता है। अब वो क्या कर सकता है सर? बहुत दुख हुआ ये जानकर, आपने जो स्टोरी सुनाई उसको जानकर बहुत दुख हुआ। नहीं सीरियस बात है, सीरियस बात है। देखिए मैं कहना नहीं चाहता था वहाँ खड़े होके, बट आपने ये बोला इस तरह का, तो मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है दैट लाइफ इज नॉट फेयर। अगर कोई बोले आपको कि लाइफ इज वेरी फेयर, तो ही और शी इज टेलिंग ए लाई इन ए वे। ये तो आप मान के चलिए कि आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे मुकाम आएंगे जहां आपको लगेगा कि यार ये क्या हो रहा है, यार मैंने इतनी मेहनत की, मैंने इतना सब कुछ दिया, अपना टाइम दिया और सक्सेस किसी और को मिल रही है। ऐसे होगा, मैं नहीं बोल रहा हूं हो सकता है, मैं बोल रहा हूं होगा, ये आपके साथ भी होगा। दैट इज द टाइम टू रिमेन मेंटली स्ट्रांग। That is the time to say, I will not quit. There is a poem by this, Don't Quit. पढ़ा आपने, उसको पढ़िए आप, Don't Quit. That is the time to remain strong and say that, okay, fine, इस बार मुझे सफलता नहीं मिली, मैंने अपनी पूरी कोशिश की, हो सकता है मैं शायद इससे और बेहतर कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, और मैं करूँगा और करूँगी। आपने शायद ये भी आपको एग्जामिन करना चाहिए कि जो आपने रास्ता अपने लिए तय किया है, क्या सही रास्ता है कि कुछ और रास्ता ढूंढने की ज़रूरत है। कई बार मुकाम में पहुंचने के लिए आप ऐसे भी जा सकते हैं, ऐसे भी जा सकते हैं, ऐसे भी जा सकते हैं। शायद आप इधर से जा रहे थे, यहाँ पर आपको बाधा मिली है, आप इधर से जाके देखिए, हो सकता है वो रास्ता सिंपलर हो। These are all philosophical examples I am giving, but important thing is life is not fair. मुकेश जी शायद मेरे से एग्री करेंगे। आपकी ज़िंदगी में ऐसे मुकाम बहुत सारे आएंगे, एक नहीं बहुत सारे आएंगे। मैं आपसे मैं यही भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपकी ज़िंदगी में ना आए, बहुत कम आए, ठीक है, बट आएंगे ज़रूर, ये आप मान के चलिए। और तब मुझे आप याद करिएगा कि उनने बोला था कि आएंगे, ये तो सबके लाइफ में आते हैं, लेकिन मैंने अपने आप को इतना टफ बना लिया है, स्पेशली मेंटली एंड बाय प्रिपरेशन, दैट आई विल ओवरकम दिस। तो ये इस तरह की चीज़ें चलती रहती हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं लाइफ में जो कि लॉजिकल नहीं लगती हैं कि यार ऐसा क्यों हो रहा है। एक एग्जांपल मैं दे दूं, अगर आपको तो पता ही होगा, आपकी सिनेमा जगत से है, अमिताभ बच्चन द लेजेंड को सब जानते होंगे। वो तो 1969 68-69 में, सुन लो बच्चों सुन लो, 1968-69 में अमिताभ बच्चन जी को कोई काम नहीं मिल रहा था। तो बहुत ही एक तरह से दुखी थे वो। तो अपने पिताजी के पास गए, श्री हरिवंश राय बच्चन जी के पास, और उन्होंने बोला कि आई थिंक वो बाबूजी बोलते थे शायद अपने पिताजी को, बाबूजी क्या मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मैं अच्छा एक्टर भी हूँ, और लेकिन मुझे काम नहीं मिल रहा कुछ कहीं। एंड ही वॉज एक्चुअली विदाउट वर्क। सो हिज फादर सेज, बेटा मन का हो तो अच्छा, मन का ना हो तो उससे भी अच्छा है। नहीं हंसो मत इसमें, अभी तुम्हारे ऊपर आएगा फिर पता चलेगा। तो अमिताभ बच्चन जी बोले ये क्या बोल रहा है, मतलब व्हाट इज ही सेइंग।
व्हाट इज सेइंग, मन का ना हो तो अच्छा है, मन का ना हो तो उससे भी अच्छा कैसे हो सकता है? सो ही सेड व्हाट यू थिंक इज गुड फॉर यू एंड दैट इज हैपनिंग, दैट इज व्हाट यू थिंक इज गुड, एंड what is not happening is the divine force. Somebody divine force is thinking what is good for you, and that is why what you think is good for you is not allowing it to happen. So आपके साथ वही होगा जो डिवाइन फोर्स चाहती है आपके साथ अच्छा हो. बस आप भगवान पे विश्वास रखें, मेहनत करें और बिल्कुल आप आगे बढ़ेंगे. थैंक यू सर. आई थिंक लास्ट क्वेश्चन खत्म हो गया. थैंक यू वेरी मच. मुझे शायद वापस Sir, जाना है. मेरे sir, लोग बोल रहे हैं. सर मुकेश खन्ना सर के साथ एक फ़ोटो. हाँ, फोटो तो हो जाएगी अब. नमस्ते सर. अच्छा, लास्ट क्वेश्चन बोलिए. हाँ, नमस्ते. मैं गुजरात डॉक्टर सुभाष एकेडमी से हूँ. मुझे ये प्रश्न है कि आप लीडर है तो आपको कभी ऐसा विचार आया कि ये काम मुझसे नहीं होगा और नहीं होने वाला है? नहीं, अभी तो कुछ 10-15 सालों से नहीं आया है. उसके पहले कई बार ऐसा लगा है, डाउट हुआ है, सेल्फ डाउट आया था कि मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा. स्पेशली स्कूल में, एनडीए में, उसके बाद भी जब जूनियर ऑफिसर था, ऐसे डाउट्स आने जरूरी आते हैं लाइफ में, और कि मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा. लेकिन मेरा एक सिद्धांत है कि जब मैं किसी को कुछ काम देता हूँ करने के लिए, तो मैं उनको 2 बातें बोलता हूँ. देखिए, मैं आपको ये काम करने को दे रहा हूँ, तो या तो ये काम मैं पहले कर चुका हूँ खुद, तो मुझे पता है ये किया जा सकता है. लेकिन ऐसे कुछ काम ऐसे भी होते हैं जिनको मैंने नहीं किया है, वो मेरी काबिलियत के बाहर थे, मैं नहीं कर सकता था. लेकिन मैं आपको दे रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि आप में वो काबिलियत है कि आप काम कर सकते हैं या कर सकती हैं. स्ट्रेट अवे द मोरल ऑफ द जिसको मैंने काम दिया है गॉन अप. कि ये बंदा मतलब कि ये सोच सकता है ये नहीं कर सकता, बट मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ. सो इट इज़ क्वेश्चन ऑफ आई थिंक सेल्फ बिलीफ. सबसे बड़ी जो चीज़ है, अपने अंदर से बिलीव अगर आप में है कि आप कर सकते हैं कर सकती हैं, तो अपने आप ही साधन जुड़ने लगते हैं, लोग जुड़ने लगते हैं, और समीक्षाएं बनने लगती हैं, जिससे कि आपका काम इजी हो जाता है. सो यू शुड ऑलवेज बिलीव दैट यू कैन डू इट. ऐसा कोई डाउट नहीं होना चाहिए. थैंक यू सर. शाहरुख खान का एक डायलॉग भी है, मैं बोलूंगा नहीं यहाँ पर. Hello everyone, my name is Kalpana and I'm from Delhi. I would like to ask you, what inspired you to join the Indian Navy and what been the most rewarding part of your career? देखिए, I studied in सैनिक स्कूल रीवा. तो सैनिक स्कूल जब बने थे 1962 में, उनका मेन उद्देश्य यही था कि बच्चों को, उस समय लड़कियां नहीं थी, अब तो लड़कियां भी ज्वाइन कर रही हैं सैनिक स्कूल, कि इनको नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए कैसे तैयार किया जाए. तो जब हम 5वीं क्लास से जब गए थे, तब से हमें यही बताया था कि एनडीए जाना है, एनडीए जाना है, एनडीए जाना है, नेशनल डिफेंस एकेडमी. तो हमारे वो मन में बसा हुआ था कि भाई अगर एनडीए के एग्ज़ाम में पास नहीं हुए तो बहुत बदनामी होगी. और वो धारणा इतनी बुरी तरह से अंदर चली गई थी कि एक तरह से मिशन बन गया था हमारा कि एनडीए एग्ज़ाम में पास होना है और एनडीए ज्वाइन करना है. उसके बाद चॉइस पूछते हैं वहाँ पर आपको, जब एग्ज़ाम हो जाता है कि आपको कौन सी सर्विस ज्वाइन करनी है. तो चूंकि मैंने समुंदर कभी ज़िंदगी में देखा नहीं था, रीवा से समुंदर, नियरेस्ट समुंदर वॉज सम 1100-1200 किलोमीटर्स. तो मैंने चलो नेवी देखते हैं, आर्मी वालों को देख रखा था. देयर वाज नथिंग स्पेसिफिक कि मेरे को नौसेना में जाके नेवल चीफ बनना है. वो कई चीज़ें जुड़ती गई तो हो गए, यहाँ पहुँच गए. बट अदरवाइज इट वाज जस्ट क्वेश्चन ऑफ सीइंग द सीज, एंड आई एम ग्लैड दैट आई टुक दैट करेक्ट डिसीजन, because of that I could see many countries through the medium of the oceans. On seas I could visit many countries, get different perspectives of people. So it has been a gain all in all. सबसे enjoyable मेरा टेन्योर मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा रहा जब मैं सेकेंड इन कमांड था एक जहाज़ का. उसका नाम INS मुंबई है, अभी भी है हमारे नेवी नौसेना में.
उसमें सेकंड इन कमांड था, मैं कमांडिंग ऑफिसर नहीं हूँ, उसके जस्ट नीचे। और उसका जो मेरा एक्सपीरियंस था, जहाँ पर मैं ऑन ए डेली बेसिस, आर्ली बेसिस, जो मेरे 364 जवान थे उनसे जो मेरा इंटरेक्शन था, बात करना था, उनको इंस्पायर करना था, उनके चेहरे पे खुशी देखनी थी, हंसी देखनी थी, वो जो एक्सपीरियंस था वो एक्चुअली शब्दों में बयान किया नहीं जा सकता है। तो मेरे ख्याल से वो सबसे ज़्यादा मेरा जो रोमांचक और ऑल्सो लर्निंग फेज था, वो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ INS मुंबई था। Thank you, sir.